ये तीसरा ब्रह्मास्त्र है। जिसने ना देखा हो दूसरा और पहला, वो जो है आपके जो यूट्यूब चैनल है विजन एग्री एकेडमी, वहाँ पर जाकर जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है UPAGTA ब्रह्मास्त्र बैच, ठीक है, या फिर कहें ब्रह्मास्त्र सेट पेपर। अभी तक हमारे 2 सेट पेपर हो चुके हैं, आज ये आपका तीसरा है। और आप सभी का ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है आपको, ताकि आपके जो मित्र हैं, जो हमारे तैयारी कर रहे हैं मित्र, वो सारे सभी लोग जुड़ सके, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है वीडियो को, और लिख दीजिए कमेंट में आवाज़ प्रॉपर आ रही है क्या। हाँ जी, ठीक है। तो बढ़िया से सेशन को शेयर कर दीजिए। ये आपका सेट पेपर 3 है, जिसमें एग्रीकल्चर के 65 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन यूपी जीके के डिस्कस करने वाले हैं। डेली आपकी क्लास लाइव होगी शाम को 8 बजे, रात में 8 बजे। प्रणाम एग्रीकल्चर स्टडी पॉइंट बाय नीरज सिंह, ठीक, प्रणाम। थोड़ा सा कल क्लास, सॉरी, हमारा जो संडे था, संडे को क्लास लेने वाले थे, लेकिन अचानक से तबीयत खराब हुई, इस वजह से नहीं ले पाया। और कल थोड़ा सा लाइन में 9:30 तक तो हम यहाँ घर पर आए थे, तो फिर मैंने सोचा कि अब रहने दो, क्लास कल ही लेंगे, ठीक है। तो इस वजह से वरना कंटिन्यूटी रहेगी। हमारा स्वास्थ्य ठीक हो या ना हो, क्लास तो आपकी डेली रहेगी, है ना। थोड़ा सा कल मजबूरी पड़ गई थी, इस वजह से हम नहीं आ पाए क्लास में, लेकिन आज से जो है डेली रहेगी क्लास। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। सेशन को शुरू करने से पहले ब्रह्मास्त्र बैच के बारे में बता देते हैं। ब्रह्मास्त्र एक जो है 60 सेट पेपर की सीरीज है, ठीक, जो कि आपकी पीडीएफ फॉर्म में, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट व ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से आपको जो है ऐप व वेबसाइट, सॉरी, ऐप को डाउनलोड करना है, वहां से आपको इसको परचेज करना है। पीडीएफ चाहिए यदि आपको, और क्लास डेली आपको यूट्यूब पर लाइव मिलेगी, ठीक है। प्राइस मात्र 249 है, जिसमें आपको 60 टेस्ट देंगे, जिसमें 40 टॉपिक वाइज होंगे और 20 आपके फुल लेंथ होंगे। इसमें आपको डाउनलोडेबल पीडीएफ मिलेंगे, मतलब कि वह पीडीएफ आप डाउनलोड करके कहीं से भी प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक। संपूर्ण पाठ्यक्रम इसमें कवर किया जाएगा, मतलब कि एक सेट पेपर जैसे आपको दिखा रहे हैं, डेली आपको सेट पेपर करा रहे हैं। आज आपका तीसरे नंबर का सेट पेपर है, डे 3 है ना। तो डे 3 में आपको क्या पढ़ने हैं, फसलों के वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से संबंधित क्वेश्चन, और उत्तर प्रदेश की कला व संस्कृति से क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। संडे को हॉलीडे रखना प्लीज सर। चल हाँ, वो संडे को देखो मैं हॉलीडे नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेहनत आपके ना तो संडे देखती है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं और संघर्ष कर रहे हैं, तो कोई संडे नहीं होता, कोई हॉलीडे नहीं होता, है ना। ये संडे अंग्रेज अंग्रेज लोग थे, वो छोड़ गए हैं। कोई हॉलीडे नहीं होता मेहनत के लिए। आप लोग पढ़िए बढ़िया से, ठीक है, और हम पूरा सपोर्ट करेंगे आपको, ठीक। चलिए आज का टॉपिक हमारा है डे 3, फसलों का वर्गीकरण, फसल उत्पादन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उत्तर प्रदेश की कला व संस्कृति। और अगले दिन या फिर डे 4 का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा खाद्यान्न प्लस मिलेट फसलों से संबंधित क्वेश्चन, इनपुट व आउटपुट डिवाइस एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस, और उत्तर प्रदेश की कला व संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, ठीक, आपके नेक्स्ट डे में, डे 4 में, ठीक। अगला बैच है लाइव एंड रिकॉर्डेड, जिसकी क्लासेज डेली आपकी 6 बजे चलती हैं। इसको ज्वाइन कीजिए, बहुत लाभ होगा आपको, क्योंकि जो आपकी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं सेम टू सेम यहाँ पर आपको ऑनलाइन में, यहाँ पर आपका कैमरा ओपन कराया जाता है, ठीक है। तो ये लाइव क्लासेस, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं, ठीक। आप इसको इनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप विजन एग्री एकेडमी पर जो है विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेस्ट सीरीज भी हमने शुरू कर दी है, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे टेस्ट सीरीज में भी, ठीक। तो टेस्ट सीरीज मात्र 299 रुपए की है, यदि खरीदना चाहें तो इसमें डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। आपका रक्षाबंधन और आपका जो स्वतंत्रता दिवस है, ठीक, उसके उपलक्ष्य में फ्री, ठीक है, उसके उपलक्ष्य में आपको 15% डिस्काउंट ऑफर किया है विजन एग्री एकेडमी की तरफ से। आपके लिए क्या करना है, VAA कोई भी कोर्स परचेस करना है, रक्षाबंधन तक ये ऑफर रहेगा। कोई भी कोर्स आपको परचेस करना है, आपको कोड क्या लगाना है, VAA 15,
VAA 15 लगाओगे 15% डिस्काउंट हो जाएगा प्रत्येक कोर्स में, है ना। ये आपके लिए जो है रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर एक छोटा सा हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन है। थोड़ा सा क्या है कि देखो, वैसे भी हमारे बैचेस बहुत सस्ते हैं, है ना। 500 रुपये में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस में आपको मिल रही है, नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है। बहुत सस्ता है कंटेंट, ठीक है। और साथ में साथ आपको 15% क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कोड लगाना है VAA 15। VAA 15 आप कोड लगाओगे, कूपन कोड, एक कूपन कोड नोट कर लो, ठीक है। तो आपको कोर्स जो है 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब कि यदि 499 का है ना, तो उसमें भी आपका जो है कम हो जाएगा, ठीक। 499 आपको 400 तक का पड़ जाएगा ये, ठीक। आगे आपके जो कंप्लीट सिलेबस PDF बंडल नोट्स है, जिसमें कृषि, कंप्यूटर और UPGK के ई बुक्स या फिर PDF नोट्स कवर करेंगे। 499 में इसका प्राइस है। इसको आप डाउनलोड करके कहीं से भी जो है प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक। चलिए शुरू करते हैं आपके जो है सेट पेपर को, वरना कुछ बच्चे अभी हाल कहने लगेंगे सर आप प्रमोशन करते हो। अरे प्रमोशन थोड़ा बहुत करना पड़ेगा ना, बिना प्रमोशन के चलता है कुछ, नहीं चलता है ना। तो प्रमोशन तो थोड़ा बनता है। जो हम चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर ये हम उसके बारे में बताएंगे नहीं तो आप लोग कहोगे सर आपने तो बताया ही नहीं था, है ना। जब एग्जाम आ जाएगा तो फिर कहोगे सर आपने बताया नहीं था कि आपके नोट्स इस तरह लेवल के हैं। आपका एग्जाम जो है ना, यदि आप हमारे नोट्स पढ़ लोगे ना, हो जाएगा। क्योंकि एक स्टूडेंट्स के को देखते हुए नोट्स तैयार किए गए हैं, है ना। मैं भी एक तरह से स्टूडेंट रह चुका हूं, तो उस हिसाब से आपका जो है जितना जरूरी है उतना क्वालिफाई करने के लिए उतना हमने प्रोवाइड कराया है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को पहले प्रश्न के साथ। भाग 1 कृषि, ठीक। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे फसलों का वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चन कृषि के अंदर। सभी लोग को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। इंद्रपाल सिंह, प्रभात, एग्रीकल्चर स्टडी पॉइंट बाय नीरज सिंह, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को। चलिए शुरू करते हैं। पहला है आज के सेशन का पहला प्रश्न है, वे फसलें जिन्हें प्रारंभिक जुताई की आवश्यकता होती है कहलाती हैं जुताई योग्य फसल, कैच फसल, आवरण फसल या दबाने वाली फसल। ये आपका क्वेश्चन है फसलों के वर्गीकरण से। बताइए आंसर क्या होगा, A, B, C या फिर D। जल्दी से आंसर लिख दीजिए। आप लोग देखो आंसर करते हो, मैं भी एनर्जेटिक रहता हूँ, है ना। आप लोग आंसर नहीं करोगे, मैं भी थोड़ा सा सुस्त हो जाता हूँ, ठीक। नोट्स भी बना सकते हैं क्या, हाँ बना सकते हैं आप। आपको देखो PDF और प्रिंट में नोट्स मिल जाएंगे, उसको आप प्रिंट करवा सकते हैं कि प्रिंटेबल फॉर्म में रहेंगे, ठीक। आपको एप्लीकेशन पर जाना है, विजन एग्री एकेडमी की एप्लीकेशन कहीं भी सर्च कर लो, गूगल पे कहीं भी सर्च कर लो विजन एग्री एकेडमी, आपको मिल जाएगी, ठीक है। आजकल आप इंटरनेट पे कहीं से भी सर्च कर लो विजन एग्री एकेडमी, आपको मिल जाएगी। देखो अब डॉक्टर अमित तिवारी ने लिख दिया है A, प्रभात ने लिख दिया है A, बिल्कुल सही। अब भैया आपने बता तो दिया कि वह फसलें जिन्हें प्रारंभिक जुताई की आवश्यकता होती है वे जुताई योग्य फसलें होती हैं। अब कोई एग्जाम्पल भी बता दो, कमेंट बॉक्स में लिख दो एग्जाम्पल कि जुताई योग्य फसलें भैया होती क्या है, लिखिए कमेंट बॉक्स में। जुताई योग्य फसलें जैसे गन्ना हो गया, गन्ना हो गया, इसे प्रारंभिक जुताई की आवश्यकता होती है। आपका आलू हो गया, आलू को प्रारंभिक जुताई की आवश्यकता होती है। धान हो गया, धान को प्रारंभिक जुताई की आवश्यकता होती है ना। 3 एग्जाम्पल हमने लिख दिए। और आप लोग बता दीजिए कि कौन सी फसलें हैं जिन्हें प्रारंभिक जुताई से मतलब कि सबसे पहले उनको जो है फील्ड की प्रिपरेशन या खेत की तैयारी करना, है ना। तो प्रारंभिक जुताई की आवश्यकता होगी। मक्का, हाँ मक्का हो गया आपका, ठीक, मक्का हो गया, ठीक। ये क्या है आपकी जुताई योग्य फसलें। आपसे डायरेक्टली एग्जाम्पल पूछेगा कि निम्न में से कौन सी जुताई योग्य या फिर कहे खेती योग्य फसल है, ठीक। अगला क्वेश्चन, आगे बात करें कैच फसल की। कैच फसल मतलब आपकी आकस्मिक या फिर कहें पकड़ने वाली। पकड़ने वाली मतलब दूसरे मौसम को पकड़ने वाली ना। जैसे आपकी बस के पीछे भागते हो, है ना, जी, ताकि जाके ज्यादा जल्दी से पकड़ लो, है ना। ऐसे ही
आपकी जो कैच क्रॉप होती हैं वो आने वाले मौसम को पकड़ने के लिए होती है। मतलब ये कि आपका जो जायद ऋतु की फसल होती है या फिर जायद में आप जो फसल उगाते हैं वो कैसी होती है, कैच क्रॉप होती है या कम अवधि की होती है। तो कम अवधि की ऐसी फसलें जिनको या तो मुख्य फसल खराब हो जाने पर उगाया जाता है या फिर जो है दूसरे सीजन को पकड़ने के लिए जो उगाई जाती हैं वह कौन सी होती हैं, कैच क्रॉप होती हैं या फिर कहें पकड़ने वाली फसलें होती हैं। इसमें कौन आ जाती है, मूंग आ जाती है, मूंग आ जाती है, तोरैया आ जाती है, तोरैया आ जाती है, मूंग तोरैया आ जाती है, एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके कैच क्रॉप के, है ना। कोई फसल हो जाए कम आबादी वाली, हाँ, कोई आपकी मेन फसल खराब हो जाए तो उसकी जगह पे हम कैच क्रॉप उगाते हैं, है ना। आवरण फसल भैया कौन सी होंगी, वह फसलें जो मृदा को ढककर रखती हैं। मतलब ढक के कैसे, मतलब कवर करके रखती है, आवरण बनाती हैं। जैसे आपकी चौड़ी पत्ती वाली फसलें, जैसे मूंग हो गया, उर्द हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, ये क्या है, आवरण फसल है। ये पूरे के पूरे मृदा को या फिर कहें पूरे के पूरे ग्राउंड को कवर करके रखती हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वह कौन सी होती है, आपकी आवरण या कवर फसल कहलाती हैं। कवर फसल में कौन सी आ जाती है, आपका जो है ज्यादातर दलहनी या चौड़े पत्ते वाली फसलें, या फिर कहें ब्रॉड लीव्ड जो आपकी क्रॉप्स होती हैं वो भी आपकी क्या होती हैं, हाँ, सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए ही उगाई जाती हैं, है ना। तो वह क्या होती है आपकी जो है आवरण फसल या फिर कहें आवरण बनाती हैं, ठीक। कुकुरबिटेसी आवरण फसल नहीं होगी, ठीक। आगे बात करें दबाने वाली स्मूदर क्रॉप। दबाने वाली को क्या कहते हैं, स्मूदर क्रॉप, स्मूदर क्रॉप कहते हैं। स्मूदर क्रॉप भैया क्या होती हैं, दबाने वाली फसलें क्या होती हैं। अब जैसे मान के चलो आपसे कोई इंसान बड़ा है और आप छोटे हो, आपको क्या करेगा, दबाएगा, दबाएगा ना। तो ऐसे ही आपकी जो फसलें होती है जो जल्दी से ग्रो कर जाए, है ना, जो फास्टली ग्रोइंग हो और जल्दी से ग्रो करे और दूसरे पौधों की ग्रोथ को या फिर कहें दूसरे पौधों की वृद्धि को दबा दे, वह कौन सी होती हैं, दबाने वाली फसलें, तो वो स्मूदर क्रॉप कहलाएंगे। क्लियर इतना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपका, तेजी से बढ़ने वाले पेड़ों की दो व्यापक दूरी वाली कतारों के बीच क्षेत्र फसलों को उगाना कहलाता है पंक्ति फसल, पट्टी अंता फसल, रिले अंता फसल या गली फसल। बताइए आंसर, ए बी सी या फिर डी, जल्दी से आंसर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। राहुल कुमार, अभिलेष यादव शेयर कर दीजिए सेशन को, डॉक्टर अमित तिवारी सेशन को शेयर कीजिए, इंद्रपाल सिंह सेशन को शेयर कीजिए, नीर एग्रीकल्चर स्टडी पॉइंट बाय नीरज सिंह सेशन को जो है शेयर कीजिए। इंग्लिश में बताएं गली को, देखिए एले क्रॉपिंग, जैसे पंक्ति फसल, रो इंटरक्रॉपिंग, पट्टी स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग, रिले अंता फसल या रिले इंटरक्रॉपिंग, गली यानी कि आपका जो है एले क्रॉपिंग, एले क्रॉपिंग। देखो गली लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं, एले क्रॉपिंग है ना। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एले क्रॉपिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एले क्रॉपिंग हो जाएगा, है ना। तो वह फसलें जो आपके ये कहें पेड़ों की कतारों के बीच उगाई जाती हैं वह कौन सी होती हैं, रिले सॉरी आपकी जो है एले क्रॉप या फिर कहें आपकी गली फसलें कहलाती हैं। मतलब वह फसलें जो फल वृक्ष या फिर कहें पेड़ों के बीच लगाई जाती हैं वह कौन सी होती हैं, आपकी गली फसल या एले क्रॉप, ठीक। आगे बात करें बच्चों, आपकी पंक्ति फसल क्या होती है। अरे जब आप पंक्तियों में कुछ फसलों को उगाओगे तो वो क्या होगी, पंक्ति फसल होगी ना। जैसे मान के चलो आपने एक पंक्ति मक्का की बो दी, एक पंक्ति आपने जो है उर्द की बो दी, है ना। तो इस तरह से पंक्तियों में फसलों को उगाना क्या कहलाएगा, पंक्ति, या फिर कहें पंक्ति फसल या फिर कहें रोज में उगाना पंक्ति फसल कहलाएगा, है ना। अब बात करें भैया पट्टी की, पट्टी से मतलब क्या है, बहुत सारी जो है साथ में मिला के, मान के चलो आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा कुछ मिल जाए एग्जाम्पल के लिए, जस्ट मिनट रुकिए। जैसे मान के चलिए
ए आपका मार्कर है। चलिए मैं ऐसे ही बता दूं, व्हीट एंड मस्टर्ड, हाँ इंटरक्रॉपिंग है ना। देखिए देखिए यहाँ पर यदि आप सिंगल सिंगल मतलब एक मक्का, एक आप जो है आपका जो है उर्द हो गया, एक मक्का एक उर्द, इस तरह से उगा रहे हो तो ये तो क्या हो गया आपका नॉर्मली सा रो इंटरक्रॉपिंग है, पंक्ति अंतर फसल। और यदि आपने क्या किया, एक पट्टी बना दी, एक पट्टी बना दी इतनी चौड़ी कि इसमें आपका उर्द हो गया, इसमें आपका मक्का हो गया। अब इसमें ये जो पट्टियां बनेंगी कई पंक्तियों से मिलकर बनेंगी या फिर कहीं कई रोज से मिलकर बनेंगी, है ना। तो ये जो है नॉर्मली क्या कहलाएगी, पट्टी अंतर सस्यन। हाँ, सॉइल इरोजन को इनहेबिटर और प्रोमोटर क्रॉप, हाँ वह फसलें, हाँ जो मतलब कि सॉइल इरोजन को भी रोकने का काम करती हैं, ठीक। रिले अंता फसल क्या कहलाता है कि भैया हम जो है पहली फसल की कटाई से पहले, जब हमने जो है पहली फसल बोई है, अब वो अपनी रिप्रोडक्टिव स्टेज या फिर कहें प्रजनन अवस्था पर पहुंच जाए या कटाई के लिए तैयार हो जाए, उससे पहले ही दूसरी फसल को बो देना, है ना। खेत में उससे पहले ही दूसरी फसल को बो देना क्या कहलाएगा, रिले अंता सस्यन कहलाएगा। मतलब पहली फसल के कटने से पहले उसमें दूसरी फसल को बो देना आपका क्या कहलाता है, रिले अंता सस्यन कहलाता है। जैसे गन्ने के बीच आलू बो दोगे, गन्ने के बीच जो खाली पड़ी जगह है उसमें आपने आलू बो दिया, मान के चलो जायद की फसल आप लगाए थे, आपने धान की नर्सरी लगा दी। अब धान की देखो नर्सरी भी आपकी रिले क्रॉपिंग, आपने मेन फील्ड में नहीं लगाया है लेकिन उसको आपने पहले ही बो दिया है, तो वो भी एक तरह से आपका रिले क्रॉपिंग का उदाहरण होता है। इसे हम पैराओटेरा भी कहते हैं। राहुल कुमार जी लिख रहे हैं पैराओटेरा, रिले क्रॉपिंग या रिले सस्यन को ही हम पैराओटेरा भी कहते हैं, ठीक है। तो मतलब ये हमारा कि जो है पहली फसल हमारी रिप्रोडक्टिव या फिर कहें दाना बना रही है, फूल बन रहा है, उससे पहले दूसरी फसल को बो देना क्या कहलाएगा, आपका रिले अंता सस्यन कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले फसल की ओर, सॉरी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है भैया, सिंचाई और जल निकासी चैनल के साथ उगाई जाने वाली फसलें कहलाती हैं कैच फसल, आवरण फसल, नदी तट की फसलें, यानी रिपेरियन क्रॉप भी कहा जाता है, रिपेरियन क्रॉप या फिर कहें दबाने वाली फसलें। आंसर कीजिए ए बी सी या डी। हाँ, राइस में लिथायरिस, ए बी सी, जल्दी से आंसर कीजिए। सिंचाई और जल निकासी चैनल के साथ उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं। नमस्ते दीपक कुमार जी। राहुल जी 3 का सी लिख रहे हैं, बिल्कुल सही है। नदी तट की फसलें रिपेरियन, जो आपके जल निकास चैनल के साथ उगाई जाती है, इनको नॉर्मली इनको उगाने का पर्पज ये होता है कि सॉइल इरोजन को कंट्रोल करना, है ना। रिपेरियन क्रॉप किस लिए उगाई जाती है, आपके मृदा कटाव को बचाने के लिए नदियों के किनारे उगाई जाती हैं, है ना। इसी कारण इसे नदी तट की फसलें या रिपेरियन क्रॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, रिपेरियन क्रॉप, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों तीनों के बारे में हम बता चुके हैं आपको। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है कि दो मुख्य मौसमी फसलों के बीच में आने वाली छोटी अवधि की फसल कहलाती है। दो मुख्य अवधि के बीच में छोटी अवधि की फसल उगा रहे हो तो उसे हम क्या कहेंगे, जुताई योग्य फसल, कैच फसल, आवरण फसल या गली फसल। बताइए आंसर, ए बी सी या फिर डी। जल्दी से लिख दो कमेंट बॉक्स में ए बी सी या फिर डी। राहुल कुमार, अमित तिवारी, प्रभात, दीपक कुमार, आंसर कीजिए, आंसर लिखिए जल्दी से। बी, बी देखो कैच क्रॉप लिख दिया, बिल्कुल सही। अभी अभी बताए थे कि दो मुख्य सीजन के बीच में छोटी अवधि की जो फसल उगाई जाती है उसे क्या कहा जाता है बच्चों, कैच फसल कहा जाता है। पकड़ने वाली फसल या कैच क्रॉप कहा जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, व्हाट इज स्मूदर क्रॉप। स्मूदर क्रॉप किसे कहेंगे, दबाने वाली फसल क्या है। एक प्रकार की आवरण फसल जो किसी प्राथमिक फसल के पास उस क्षेत्र में खरपतवारों की वृद्धि को रोकने के लिए लगाई जाती है। एक प्रकार की आवरण फसल जो किसी प्राथमिक फसल के पास उस क्षेत्र में खरपतवारों की वृद्धि को बढ़ाने के लिए लगाई जाती है। एक प्रकार की फसल जो अपरदन को रोकने में सहायक होती है। एक फसल जो आसानी से प्रभावित होती है।
बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। राधे श्याम पटेल, अभिषेक यादव, गुरु जी बी लॉक किया जाए। अच्छा, बी लॉक किया जाए। इसका बताइए पांचवे का क्या होगा सही आंसर। हाँ, 5A। जल्दी से लिख दो आंसर। देखो मुझे टाइफाई हो गया, फिर भी मैं एक्टिवली आपकी क्लास ले रहा हूँ, है ना। इसलिए कहते हैं कि मुश्किलें आए तो हमें मुश्किलों से डरना नहीं है, हमें अपनी मेहनत करनी है ना। आप लोग भी बढ़िया मेहनत करिए। तबीयत वबीयत खराब कुछ नहीं होती है, थोड़े दिन का होता है, 1-2 दिन रेस्ट कीजिए, ज़्यादा मत रेस्ट कीजिए, क्योंकि सिलेबस छूट जाता है तो फिर बाहर लगने लगता है। ए आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही है आपका। एक प्रकार की आवरण फसल जो किसी प्राथमिक फसल के पास उस क्षेत्र में खरपतवारों की वृद्धि को रोकने के लिए उगाई जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। मतलब यहाँ पर खरपतवारों की वृद्धि को दबाने का काम करते हैं। रानी मेहंदी डिजाइनर, आप गलत आंसर कर रही हैं, बी आंसर होगा यहाँ पर। सॉरी, ए आंसर होगा, बी नहीं होगा, है ना। तो 5 में का ए सही है। एक प्रकार की आवरण फसल जो किसी प्राथमिक फसल के पास उस क्षेत्र में खरपतवारों की वृद्धि को रोकने के लिए लगाई जाती है। क्लियर है। ललितपुर के मेरे साथ पढ़ते हैं, अच्छा बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, छठवां प्रश्न दिया हुआ है, भैया बताना आंसर। जीवन चक्र के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी फसल द्विवार्षिक फसल है। गेहूं, धान, चुकंदर, नारियल। कौन सी फसल द्विवार्षिक या बाई एनुअल है, बाई एनुअल है। जीवन चक्र के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी फसल द्विवार्षिक फसल है। ए आपका है गेहूं, बी आपका है धान, सी चुकंदर, डी नारियल। क्या होगा सही आंसर। ए, बी, सी या फिर डी। डी आंसर आ गया है, नारियल। नारियल नहीं है भैया, अभिलेष यादव। अमित कुमार जी सी कर रहे हैं आंसर। राधे श्याम सी, प्रभात सी, राहुल कुमार सी, बिल्कुल सही। अभिलेष यादव, कुछ तो आप नकल कर लो, सभी सी कर रहे हैं तो आप भी सी कर दो, क्योंकि चुकंदर जो है आपका, जो आपका वीट रूट होता है या शुगर वीट होता है, चुकंदर जो होता है वो कैसा है आपका, द्विवार्षिक है। नारियल आपका बहुवार्षिक है, मतलब कि वह पौधे पेरेनियल, हाँ राहुल जी ने लिख लिया पेरेनियल है। बहुवार्षिक मतलब वह पौधे जिनका जीवन काल 2 वर्ष से अधिक होता है, वह कौन से होते हैं, बहुवर्षिक। इसमें ज्यादातर आपके फल वृक्ष आ जाते हैं, जैसे नारियल हो गया, है ना। तो इसमें ज्यादातर फल वृक्ष आ जाते हैं, ठीक। अब आगे बात करें द्विवार्षिक फसलें, तो वह फसलें जो अपना जीवन चक्र या फिर कहें पहले वर्ष तो अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं और दूसरे वर्ष उनमें जो है बीज आता है, या फिर कहें जो अपना जीवन चक्र 2 वर्षों में पूरा करते हैं, वह कौन से होते हैं, द्विवार्षिक। द्विवार्षिक में आपका जो है चुकंदर आ जाता है। गेहूं व धान आपके एनुअल है। एनुअल मतलब कि वह पौधे जो एक मौसम या एक वर्ष के अंदर अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, वह कौन से होते हैं, एक वार्षिक पौधे। तो यहाँ पर धान व गेहूं एक वार्षिक है, चुकंदर आपका द्विवार्षिक है, नारियल आपका बहुवर्षीय है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जलवायु परिस्थितियों के आधार पर निम्न में से कौन सी फसल समशीतोष्ण फसल है। समशीतोष्ण का मतलब जानते हो, टेम्परेट। कौन सी फसल समशीतोष्ण है, टेम्परेट है। ए धान, बी कपास, सी गेहूं, डी इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सीड बनता है 2 ईयर में, हाँ बिल्कुल सही बोले। पहली साल तो हम चुकंदर में नॉर्मली हम उसका जो स्टेम होता है, स्टेम रूट होती है, उसको उसके लिए कंज्यूम करने या फिर कहीं खाने के लिए कंज्यूम, अगर कि बीज के लिए अगर ये उगाना है तो समशीतोष्ण, इंग्लिश टेम्परेट, टेम्परेट, टेम्परेट क्रॉप। टेम्परेट क्रॉप का एग्जाम्पल बताइए जल्दी से। सभी सी लिख रहे हैं, सी तो नहीं है आंसर इसका, सी नहीं है आंसर। बी लिखने वालों, सॉरी सी है, बी नहीं मत लोगो, बी नहीं है, बी नहीं है, बी नहीं है, सी है आंसर।
आपका जो गेहूं है, गेहूं कब उगाया जाता है? सर्दियों में उगाया जाता है ना। समशीतोष्ण का मतलब क्या होता है? वह फसलें जिन्हें ठंडी की आवश्यकता होती है समशीतोष्ण होते हैं। समशीतोष्ण क्षेत्र कौन सा होता है? आपका जम्मू कश्मीर वाला इलाका हो गया है ना, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, हिमालय रेंज हो गई, यहाँ पर सीजन कैसा होता है? ठंडी वाला होता है। तो ठंडी वाली फसलें जहाँ पर उगाई जाती हैं, या जिस मौसम में ठंडी वाली फसलें उगाई जाती हैं, वह कौन सा सीजन होता है? समशीतोष्ण। अब लगा लो कौन सी फसलें आपकी जो है समशीतोष्ण या फिर कहें सर्दियों में उगाए जाते हैं। देखो गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, है ना। ये कब लगाई जाती है? आपकी सर्दियों में लगाई जाती है ना। सरसों हो गया, ये कैसी है? सर्दियों वाली है। रबी फसलें, रबी फसलें जो होती हैं सारी की सारी कैसी होती हैं? समशीतोष्ण होती हैं, क्योंकि इनका ग्रोइंग पीरियड या फिर कहें उगने का जो समय होता है वो कैसा होता है? सर्दियों वाला। समशीतोष्ण का मतलब, टेम्परेट का मतलब आपका जो है सर्दियों वाला, है ना। तो यहाँ पर जो है सही आंसर क्या हो जाता है? गेहूं, क्योंकि गेहूं हम कब उगाते हैं? सर्दियों में उगाते हैं। ठीक। कपास व धान आपके सब ट्रॉपिकल या फिर कहें आपके उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में उगाए जाते हैं। कैसी जलवायु में? हाँ, विंटर क्रॉप। राहुल जी लिख रहे हैं विंटर क्रॉप। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 8 है, मौसम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ मौसम की फसल है? मौसम के आधार पर निम्न में से कौन सी फसल जो है खरीफ ऋतु की फसल है? गेहूं, चना, उर्द, मसूर। बताइए आंसर। कौन सी फसल खरीफ ऋतु की फसल है? सर ये लॉन्ग डे प्लांट भी होते हैं। हाँ, रबी जो फसल होती हैं, जो रबी ऋतु की फसलें होती हैं, वो कैसी होती हैं? लॉन्ग डे प्लांट होती हैं, या फिर कहें दीर्घ दिवसीय पौधे होते हैं। ठीक। रबी ऋतु की सारी फसलें कैसी होती हैं? दीर्घ दिवसीय होती है। 8वें का सी आने लगा आंसर, है ना। बिल्कुल सही। उर्द कैसी है? आपकी नॉर्मली खरीफ ऋतु की फसल है। कैसी फसल है बच्चों? खरीफ ऋतु की फसल है। उर्द कैसी है? खरीफ ऋतु की फसल है। कैसी फसल है बच्चों? खरीफ ऋतु की फसल है। ठीक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है उर्द। बाकी आपकी गेहूं, चना व मसूर कैसे हैं? रबी ऋतु की फसलें हैं। क्लियर है? लॉन्ग डे प्लांट होता है। हाँ जी। अगला क्वेश्चन, गेहूं एक है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, आप लोग क्या कीजिए, पहले क्वेश्चन नंबर लिखिए, उसको आंसर कीजिए। 9D विपिन त्रिपाठी लिख रहे हैं उपरोक्त सभी। गेहूं एक लंबी दिन अवधि वाला पौधा, C3 पौधा, स्वपरागित फसल, उपरोक्त सभी। बताइए आंसर। चंद्रशेखर पाल 9C लिख रहे हैं। सी नहीं होगा चंद्रशेखर पाल जी, थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छे से ऑप्शन पढ़िए, फिर आंसर कीजिए। राधे श्याम पटेल 9D कर रहे हैं, विपिन त्रिपाठी, चंद्रशेखर पाल। अब आपने सही आंसर किया है। राहुल कुमार डी बिल्कुल सही। दीपक जी आप एक एक के साथ क्यों चल रहे हैं? ये तो है ही नहीं। शिवानी सी कर रही है, सी भी नहीं है आंसर यहाँ पर। देखिए बच्चों, देखो, लंबी दिन, हमने कहा कि रबी ऋतु की फसलें, रबी सीजन की क्रॉप कैसी होती हैं? आपकी लॉन्ग डे प्लांट होती हैं। तो यहाँ पर लंबी दिन अवधि वाला पौधा है, ये तो एक पॉइंट क्लियर हो गया। C3 पौधा है। गेहूं क्या है? एक प्रकार का C3 पौधा है, और स्वपरागित फसल है, सेल्फ पॉलिनेटेड होता है इसमें। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, या फिर कहें डी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। ठीक। शेयर कीजिए सेशन को और सभी लोग आ जाइए जल्दी से जल्दी। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10वां प्रश्न है, लिखा हुआ है, मौसम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी मौसम की फसल है? उर्द, धान, कपास, मटर। उर्द, धान, कपास, मटर। बताइए आंसर। 10 का आंसर कीजिए। 10वें क्वेश्चन का, प्रश्न का आंसर कीजिए, उत्तर दीजिए। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर सही। आप लोग ऐसे ही आंसर करते रहो, है ना। और हम तो देखो एनर्जी बरकरार रखे हैं। आप लोग आंसर करते हो ना, मेरी तबीयत सही हो जाती है। कल तो थोड़ा सा लेट हो गए थे, वरना तो
10 डी 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 डी। देखो सभी का आंसर आने लगा। मटर, मटर कैसी फसल है हमारी? रबी ऋतु की फसल है। कपास, धान व उर्द कैसे हैं हमारे? खरीफ ऋतु की फसलें हैं। कैसी हैं? खरीफ। और बाकी आपका जो मटर है वो रबी मौसम में उगाई जाती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है बच्चों कि किस मौसम की फसल जुलाई के महीने में तो बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है? रबी, खरीफ, जायद, इनमें से कोई नहीं। देखो इजी इजी क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। राहुल जी सर एसटीए का एग्जाम भी है। हाँ एग्जाम है। अभी अवस्थी जितना इजी आप करवाते हो। देखो ये टॉपिक वाइज हैं, टॉपिक से जैसे क्वेश्चन बनेंगे वैसा आपको कराएंगे। फुल में थोड़ा सा आपको हार्ड लेवल भी देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। इजी लेवल देखो ये है कि इजी से हार्ड की ओर जाना पड़ता है ना। आपको पहले इजी इजी क्वेश्चन कीजिए फिर हार्ड कराएंगे। परेशान मत होइए, ये इजी क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, ठीक। आपके लिए इजी होंगे लेकिन कुछ बच्चों के लिए ये भी कठिन लगते हैं, है ना। तो आप लोग देखो फसलों से वर्गीकरण, अब जैसे क्वेश्चन है, अब यहाँ पर टॉपिक वाइज चल रहे हैं, जिस तरह से क्वेश्चन बनता है उस तरह से आपको यहाँ पर दे रहे हैं। और बाकी देखो जितने आपके यहाँ पर 65 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं फसलों के वर्गीकरण से, अगर कि वर्गीकरण से क्वेश्चन आया ना, इससे एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपका, है ना। सर फोकस पड़ रहा है, बोर्ड पर अच्छे से नहीं दिख रहा। एक मिनट, अब ओके है ना? ओके ना? अब सही दिख रहा हो? 11 बी खरीफ बिल्कुल सही आंसर है। जो वह फसलें जो जून जुलाई में तो बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, कौन सी होती है? खरीफ ऋतु की फसलें। रबी ऋतु की फसलें कौन सी होती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और फरवरी मार्च में काटी जाती हैं, वह रबी मौसम की फसलें होती हैं, ठीक। थोड़ा सा खरीफ के बारे में हम आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता दे रहे हैं। सबसे पहले बता दे रहे हैं, सर मैं ये कह रहा हूँ जल्दी करा दीजिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखिए रबी की बात करें तो वह फसलें जो अक्टूबर नवंबर में तो बोई जाती हैं और आपके जो है फरवरी मार्च में काटी जाती हैं, ठीक। फरवरी मार्च में काटी जाती हैं। तो अब बात करें रबी सीजन की फसलों की खासियत क्या है। इनको बढ़वार के समय जब ये वृद्धि में होती हैं, बढ़वार बढ़ रही होती हैं, ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट, इन्हें जो है हम लॉन्ग डे प्लांट या फिर कहें जब इनमें फ्लावरिंग आती है, फूल आते हैं, उस समय इन्हें दिन की अवधि क्या चाहिए होती है? अधिक चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? दिन की अवधि अधिक चाहिए होती है। इस वजह से इन्हें लॉन्ग डे प्लांट भी कहा जाता है, ठीक। क्या कहा जाता है? लॉन्ग डे प्लांट भी कहा जाता है, ठीक। लॉन्ग डे प्लांट भी कहा जाता है इन्हें, ठीक। और साथ में साथ जो रबी मौसम की फसलें होती हैं, इन्हें जो है हम ये कहें ज्यादातर इसमें जो है आपका जो खरी सॉरी रबी मौसम की जो ज़्यादातर फसलें होती हैं, इनमें जो जर्मिनेशन होता है या फिर कहें अंकुरण होता है, वो ज़्यादातर कैसा होता है? हाइपोजेल टाइप होता है। सर आप ओवरऑल एक मॉडरेट लेवल को लेकर टेस्ट आइए, जैसे एग्जाम में आने की संभावना हो। देखो आपका जो है पहले पहले भी मैं 19 सेट पेपर आपको करवा चुका हूँ फुल वाले, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, फुल भी करवाएंगे, अभी टॉपिक वाइज चलने दीजिए, ठीक है। फुल आपके 19 सेट पेपर करवा चुके हैं, उसको आप प्लेलिस्ट में देख लेना। सेट पेपर एजीटीए सेट पेपर से है प्लेलिस्ट, 19 सेट पेपर आपके डले हुए हैं, उनको कीजिए आप, फिर यहाँ पर आइए, ठीक। देखिए खरीफ की बात करें तो खरीफ की फसलों के लिए कैसा चाहिए? आपका जो है नम बा गर्मी वाला मौसम या फिर कहें आपका जो है अधिक तापमान और आपका जो है नम मौसम की आवश्यकता होती है। जायद वाली फसलों के लिए वह फसलें होती हैं जो डे न्यूट्रल होती हैं, है ना। जायद में वह फसलें उगाई हैं जो डे न्यूट्रल होती हैं। अगला क्वेश्चन, उपयोग के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी फसल अनाज की फसल है? उर्द, कपास, जूट, धान। ये भी पूछा जाता है उपयोग के आधार पर। 12 का आंसर कर दीजिए। देखो 13 तक के आंसर आ गए। 12 डी बिल्कुल सही। अनाज वाली फसल कौन सी है? धान है। जूट कैसे? जूट और कपास कैसे? रेशे वाली है। उर्द कैसी है? दलहनी फसल है। अगला क्वेश्चन 13 है, उपयोग के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी फसल औषधीय पौधा है? पुदीना, चना, कपास, रागी। 13 ए। चंद्रशेखर पाल, राहुल कुमार लिख रहे हैं धान अनाज वाली फसल है। हाँ बिल्कुल सही।
राहुल डी लिख रहे हैं, प्रभात डी। जो आपका 13वां आंसर है उसका पुदीना। मिंट जो है एक तरह की औषधीय फसल है। मिंट क्या है बच्चों? औषधीय फसल है। सेशन को ज्यादा शेयर कर देना, ठीक है। और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना, ताकि आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। राहुल कुमार हापुड़ वाले आ गए हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस रेशा फसल को बीज रेशा के रूप में जाना जाता है या सीड फाइबर के रूप में जाना जाता है? सीड फाइबर, सीड फाइबर किसे कहा जाता है? कपास को, जूट को, सनई को, अनन्नास को? किसे हम जो है बीज रेशा कहेंगे या सीड फाइबर कहेंगे? बीज रेशा किसे कहेंगे? लिख दीजिए आंसर। हाँ, वाटर यूज एफिशिएंसी हाई होती है, 13.5 होती है, बिल्कुल सही कह रहे हो रागी की। चंद्रशेखर पाल 14 ए, कपास, बिल्कुल सही। देखो हमारा जो कपास होता है उस वहां पे हमें लिंट या फिर फाइबर कहाँ से मिलता है? हमें नॉर्मली सा एक कहें दाने से, हम या फिर कहें बीज से निकलते हैं, इस वजह से उसे बीज रेशा कहा जाता है। आपका तना, सनई व जूट को तना रेशा या स्टेम फाइबर कहा जाता है। अनन्नास को आपका लीफ फाइबर, इसके पत्तियों से हमें क्या मिलता है? रेशा मिलता है, इस वजह से हम लीफ फाइबर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बाजरा को लघु बाजरा के रूप में जाना जाता है या माइनर मिलेट? माइनर मिलेट के रूप में जाना जाता है। बाजरा, ज्वार, रागी, कंगनी। बाजरा, ज्वार, रागी, कंगनी। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इंद्रपाल जी 14 का जूट नहीं होगा, आपका कपास होगा। क्या होगा? कपास होगा, ठीक है। तो राहुल जी आप बिल्कुल सही आंसर लिख रहे हैं, कंगनी। आपका ज्वार, बाजरा, रागी ये क्या है? मेजर मिलेट हैं या मुख्य मोटे अनाज वाली फसल है। आपकी जो कंगनी है वो माइनर मिलेट है। क्या है? माइनर मिलेट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है, उपयोग के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी फसल तिलहनी फसल है? बाजरा, उर्द, चना, मूंगफली। उपयोग के आधार पर निम्न में से कौन सी फसल तिलहनी फसल है? बताइए आंसर, ए, बी, सी या फिर डी? सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? 16 का आंसर कर दीजिए, 16 का आंसर कर दीजिए सभी लोग। 16 डी, चंद्रशेखर पाल। आप 25 कहाँ पहुंच गए हैं? 16 का डी, मूंगफली, बिल्कुल सही। मूंगफली ये क्या है? तिलहनी फसल है। क्या है आपकी? एक तरह की तिलहनी फसल है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या है? सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपयोग के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी फसल दलहनी फसल है? बाजरा, उर्द, कपास, मूंगफली। उपयोग के आधार पर कौन सी फसल दलहनी फसल है? तो आप सभी को पता है उर्द हमारी क्या है? दलहनी फसल है। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाता है? बी, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है, प्रकाश की दिशा में पौधों की प्रतिक्रिया कहलाती है। प्रकाश की दिशा में पौधों की प्रतिक्रिया को हम क्या कहेंगे? प्रकाश कालवाद, प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश संवेदी, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर। प्रकाश की दिशा में पौधों की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश कालवाद, प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश संवेदी, इनमें से कोई नहीं। 17 का बी, प्रकाशानुवर्तन। अमित तिवारी जी लिख रहे हैं, शिवानी यूपी से हैं जो कि बी लिख रही हैं। चंद्रशेखर पाल सी लिख रहे हैं। सी नहीं होगा भाई आंसर यहाँ पर। यहाँ पर सही आंसर बी। आप लोगों ने ऑलरेडी लिख दिया है, नकल तो कर लिया करो कम से कम, है ना। कमेंट में 18 का इंग्लिश बताएं। प्रकाशानुवर्तन मतलब फोटोट्रॉपिज, फोटोट्रॉपिज। सर इंग्लिश दो। हाँ, आगे में हम कोशिश करेंगे अगले सेट पेपर में कि इंग्लिश में भी हो, है ना। थोड़ा सा क्या है कि अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो इस वजह से कुछ ज़्यादा एडिटिंग कर नहीं पा रहे हैं, है ना। थोड़ी सी आपको कर देंगे, ठीक। तो प्रकाश कालवाद का होता है फोटो पीरियोडिज्म, फोटो पीरियोडिज्म होता है।
ठीक। प्रकाशानुवर्तन का होता है फोटोट्रॉपिज्म। प्रकाशानुवर्तन का क्या होता है? फोटोट्रॉपिज्म। ठीक। प्रकाश संवेदी का होता है फोटो सेंसिटिव। ठीक, फोटो सेंसिटिव। ठीक है। तो जब हमारा, हाँ, फोटोट्रॉपिन सनफ्लावर होता है। जब देखें, जैसे मान के चलो हमारा पौधा है, प्रकाश की ओर बढ़ रहा है, या प्रकाश जहाँ जहाँ जा रहा है, सूर्य जहाँ जहाँ जा रहा है वो वहाँ वहाँ जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका क्या कहलाएगा? प्रकाशानुवर्तन या फोटो ट्रॉपिज्म कहलाएगा। मान के चलो जैसे सूरजमुखी होता है, आपने सुना होगा सूरजमुखी में कि जहां जहां सूर्य जाता है उसी की ओर मुड़ जाता है। एक इसके कारण होता है, आपका ऑक्सीजन के कारण होता है ना। जो सूरजमुखी ऊपर क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, टिप में क्या हुआ जाता है? बोल दिया करो सर बस। हाँ ठीक है, ठीक है। तो आपका जो सनफ्लावर होता है, सूरजमुखी होता है, उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, आपके जो एपिकल पार्ट होता है या ऊपरी पार्ट होता है, जिस कारण से उसके जो फ्लावर होते हैं वो आपके कहा जाते हैं? सूर्य की ओर मुड़ते हैं। उसे क्या कहेंगे? आपका जो है फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। और फोटो प्रकाश काल बाद अभी पढ़ा था ना, फोटो पीरियोडिज्म हमने पढ़ा था। लॉन्ग डे प्लांट, दीर्घ दिवसीय पौधे, आपका हमने पढ़ा था जो है शॉर्ट डे प्लांट, लघु दिवसीय पौधे, डे न्यूट्रल दिन उदासीन पौधे, पढ़े थे ना। तो दिन की अवधि का जो समय होता है वह फोटो पीरियोडिज्म होता है। फोटोसेंसिटिव मतलब वह पौधे जिनको अगर ये छाया में रख दें तो वो आपके क्या हो जाएंगे? मुरझा जाएंगे, तो वो क्या है? फोटो सेंसिटिव है। ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है, प्रकाशानुवर्तन। क्लियर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पुनर्स्थापन फसल के रूप में जाना जाता है? अनाज वाली फसल, दलहनी फसल, चारा फसल या औषधीय फसल? पुनर्स्थापन से मतलब है आपका रीस्टोरेटिव क्रॉप। रीस्टोरेटिव क्रॉप। तो भैया बता दो कि रीस्टोरेटिव फसल कौन सी है? सर आज श्री का कानपुर सेंट्रल कहना क्या चाह रहे हैं? श्री का कानपुर सेंट्रल। अच्छा, एसटीए का आपका जो है डीएचओ वाले का कानपुर सेंट्रल में क्या पढ़ा है? सेंटर पढ़ा है क्या? श्री जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? 19 बी, दलहनी फसल, बिल्कुल सही। हमने बताया था कि वह फसलें जो आपका जो है न्यूट्रिएंट को दोबारा से ऐड करने का काम करते हैं। मतलब जैसा कि मान के चलो आपने पहले उगाई, आपने धान, मतलब कि आपके अनाज कुल की फसलें या ग्रास फैमिली के क्रॉप, या फिर कहें आपकी जो है धान्य फसलें उगाई। मान के चलो आपने धान उगाया है ना। धान उगाया तो धान न्यूट्रिएंट देके तो नहीं जाता है, वो क्या कहता है? जमीन से धान मतलब न्यूट्रिएंट को लेता है ना। मिट्टी से क्या करता है? अब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट को, वो देता कुछ नहीं है। ठीक। जो आपकी जितने भी ग्रास फैमिली की फसलें हैं वो क्या करती हैं? न्यूट्रिएंट को ऐड करने का काम नहीं करती, वो लेने का काम करती है, मतलब मिट्टी को खाली करने का। तो अब हमें जो है उसको जो है क्या करना पड़ेगा? उसको ये कह सकते हैं, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? रीस्टोर करना पड़ेगा, मतलब कि उसको पुनर्स्थापना पड़नी पड़ेगी न्यूट्रिएंट्स की, है ना। तो न्यूट्रिएंट को हमें दोबारा से ऐड करना है, तो वह कौन सी हुई? पुनर्स्थापक। और दलहनी फसल जैसे हमें पता है कि वह फसलें होती हैं जो आपकी ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट को ऐड करती हैं या फिर कहे फिक्स करती हैं, है ना। तो वह कौन सी होती है? आपकी जो है पुनर्स्थापक फसलें होती हैं। मतलब कि इनमें, इनकी जड़ों में, गांठों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया होते हैं जो क्या ये कह सकते हैं न्यूट्रिएंट की मात्रा को बढ़ाते हैं। मैं कानपुर आने वाला हूँ 17 तारीख को, 18 को आऊँगा मैं कानपुर। अगर कि मिलना चाहते हो ना तो पर्सनली कॉल कर लेना। कानपुर आ रहा हूँ मैं 18 तारीख को। एक जगह बता देना, वहाँ पर सभी से मिल लूँगा। 18 को मैं कानपुर आ रहा हूँ, सभी से मिल लूँगा, ठीक है। एग्ज़ाम के बाद, एसटीए का एग्ज़ाम हो जाएगा ना, उसके बाद सभी से मिल लूँगा। संडे को कानपुर आ रहा हूँ मैं। कानपुर वालों इंतज़ार करो, मैं कानपुर आ रहा हूँ, है ना। एक टाइम, 1 साल बाद मैं कानपुर में भी ब्रांच ओपन करूँगा, अभी नहीं, 1 साल बाद मैं कानपुर में भी ब्रांच ओपन करूँगा अपनी। विजन एग्री एकेडमी कानपुर में भी ओपन होगी।
1 साल बाद, ठीक है। तो वहाँ के लोगों के लिए जो है एक बेस्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सर 18 को ही है, हाँ 18 को ही है। सर प्रयागराज कब आएंगे आप? जब एएफओ का पेपर होगा ना तो मैं प्रयागराज भी आऊँगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे पुनर्स्थात्मक फसल के रूप में जाना जाता है? तो दलहनी फसलें, यहाँ पर ऑप्शन बी आंसर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी खरीफ ऋतु की फसल है? गेहूं, जौ, चना, अरहर। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कीजिए। निम्न में से कौन सी खरीफ ऋतु की फसल है? गेहूं है, जौ है, चना है, अरहर है। बताइए आंसर क्या है होगा। हाँ, पल्स क्रॉप नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। खरीफ फसल देखो, गेहूं, जौ, चना कैसी है? रबी है। बच्चा क्या आपका? अरहर। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी अरहर जो है हमारी कैसी है? खरीफ ऋतु की फसल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, जड़ की गहराई के अनुसार चावल, आलू और प्याज हैं उथली जड़ वाली फसलें, गहरी जड़ वाली फसलें, मध्यम गहरी जड़ वाली फसलें या बहुत गहरी जड़ वाली फसलें? बताइए आंसर, ए बी सी या फिर डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 का आंसर कीजिए, ए बी सी या फिर डी। दिव्यांश कीर्ति कृति डी कर रहे हैं, श्री डी लिख रही हैं, इंदिरा सिंह डी लिख रहे हैं, 20वें का डी। 20वें का तो डी होगा। 21 का आंसर बताइए, अरहर होगा। बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप लोग। ए उथली जड़ वाली फसलें, है ना। जड़ की गहराई के अनुसार देखो, चावल जो होती है, जितने भी घास कुल की पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं? उथली जड़ वाले होते हैं। आपका आलू हो गया, प्याज हो गया, कंद वाली फसलें भी कैसी होती है? उथली जड़ वाली होती हैं। तो नॉर्मली हमारी चावल, आलू और प्याज हैं वो कैसी हैं? आपकी उथली जड़ वाली फसलें। और जैसे आपकी कुछ दलहनी फसलें होती हैं जैसे अरहर, चना, ठीक है, ये कैसे होती है? गहरी जड़ वाली फसलें या टैप रूट होती हैं, ठीक। 21 का ए बिल्कुल राइट आंसर आप सभी कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है, एक का उत्पादन दूसरे के बिना संभव है लेकिन एक की उपस्थिति दूसरे पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। पूरक उत्पाद, अनुपूरक उत्पाद या प्रतिस्पर्धी उत्पाद या फिर कहें आपका संयुक्त उत्पाद। पूरक उत्पाद को हम जो है कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। अनुपूरक को हम सप्लीमेंट्री कहते हैं, ठीक है। और प्रतिस्पर्धी उत्पाद को हम जो है कॉम्पिटेटिव कहते हैं, ठीक। संयुक्त को हम जो है नॉर्मली कंपोजिट कहते हैं। बताइए यहाँ पर कंपोजिट प्रोडक्ट कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 है बी सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री तो नहीं होगा यहाँ पर। सही आंसर यहाँ पर होगा बच्चों आपका कॉम्प्लीमेंट्री। ऑप्शन ए पूरक उत्पाद, ए पूरक उत्पाद यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा? पूरक उत्पाद। देखो, पूरक क्या होते हैं? वह फसलें जो एक दूसरे को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं, वह कौन सी होती है? पूरक फसलें। जैसे हमने कहा कि भाई हमें मक्का से को नाइट्रोजन देना है। मक्का को नाइट्रोजन देने के लिए हमें क्या चाहिए? हमने पास में, जड़ों के पास में या फिर कहें ये जो खाली पड़ी जगह है वहां पर हमने लोबिया उगा दिया, ठीक है। तो वहां पर आपका क्या होगा? लोबिया क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। काउपी क्या करेगा? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा। जो किसे लाभ पहुंचाएगा? मक्का को लाभ पहुंचाएगा। और मक्का जो है आपका सहारा देगी किसे? लोबिया को, है ना। तो वो क्या कहलाएगा? मतलब एक दूसरे से दोनों को लाभ हो रहा है, तो वह कौन सी होती है? पूरक फसलें कहलाती हैं, है ना। तो यहाँ पर मक्का और मूंग हो गया बिल्कुल सही, और आपका लोबिया और आपका जो है मक्का भी हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, 23वां प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? बॉटेनिकल नेम दिया हुआ है और यहाँ पर क्रॉप दिया है। बार्नयार्ड मिलेट, सोरघम बाइकलर, फिंगर मिलेट, इल्यूसिन कोरकेना, ठीक। और आगे ऑप्शन पर चलते हैं। अगला ऑप्शन चलिए, चलो हम यहाँ पर लिख ही दे रहे हैं, ठीक है, लिख दे रहे हैं अगला ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर दिख नहीं रहा है। फिंगर मिलेट, फिंगर मिलेट हो गया आपका। प्रोसो मिलेट, प्रोसो मिलेट। पोर्सो मिलेट का साइंटिफिक नेम होता है पेनिकम मिलीशियम, सॉरी पेनिकम
मिलीशियम। ऑप्शन ए हो जाता है, बी सी, सॉरी, ए बी सी, और डीवा ऑप्शन है आपका जो है फॉक्सटाइल मिलेट। फॉक्सटाइल मिलेट, इसे हम कहते हैं सेटेरिया इटैलिका। अब बताइए आंसर, बताइए आंसर। 23 का ए, सॉरी सर, सकारात्मक नहीं देखा, क्या लेंगे, बताइए आंसर क्या होगा। निम्नलिखित कौन सा जोड़ा सभी सही सुमेलित नहीं है। रानी मेहंदी डिजाइनर 23 ए लिख रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। देखो, जो सोरघम बाइकलर होता है, सोरघम बाइकलर किसका होता है, सोरघम का होता है ना। तो ये मैच नहीं हो रहा है, ये किसका होता है, ज्वार का होता है भैया। किसका होता है, ज्वार का होता है, ज्वार या सोरघम का होता है ना। यहाँ पर आपका जो है बार्नयार्ड मिलेट का नहीं होगा आंसर, इकोनोक्लोआ कोलोनम होता है बार्नयार्ड मिलेट का, है ना। तो क्रॉप के नाम समझ नहीं आए। देखो, ये आपका क्या है, ज्वार है, फिंगर मिलेट रागी है, ठीक। पोर्सो मिलेट को पोर्सो मिलेट, फॉक्सटाइल को हम फॉक्सटाइल इटालियन मिलेट भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है फिंगर मिलेट का तो इल्यूसिन कोर कहना होता है, पोर्सो मिलेट का पेनिकम मिलीशियम होता है, फॉक्सटाइल मिलेट का आपका सेटेरिया इटैलिका होता है ना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए जो है गलत दिया हुआ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24 दिया हुआ है, मूंग में अंकुरण के प्रकार को क्या कहते हैं। हाइपोजियल, इपीजियल, हाइपोपीजियल या इपी हाइपोजियल। मूंग में जो अंकुरण प्रकार होता है वो क्या कहलाता है। मूंग में जो अंकुरण प्रकार होता है वो क्या कहलाता है। 23 ए इज राइट, बिल्कुल सही है। 24वें का आंसर कीजिए सभी लोग, 24वें क्वेश्चन का आंसर कीजिए सभी लोग। 24A हाइपोजेल, हाइपोजेल नहीं होता राहुल कुमार जी, हाइपोजेल अंकुरण नहीं होता। और हाइपोइपीजियल, इपी हाइपोजेल, ये कोई अंकुरण प्रकार होते ही भी नहीं है, है ना। K&A लिख रहे हैं भाई, दीपक कुमार ए लिख रहे हैं, ए नहीं होगा भाई आंसर, हाइपोजियल नहीं होगा। प्रभात जी ने बी लिख दिया है, बिल्कुल सही आंसर है प्रभात जी। इपीजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है आपके, जो एक है मूंग होती है, इसमें कैसा होता है इपीजियल। इपीजियल किस किस में पाया जाता है, कपास में पाया जाता है, सूरजमुखी में पाया जाता है, कैसा इपीजियल, है ना। तो राहुल कुमार जी बिल्कुल सही लिख रहे हैं, इपीजियल जर्मिनेशन पाया जाता है इसके अंदर, ठीक। बारिश की वजह से नेट इशू हो रहा है सर, क्लास नहीं ले पाऊंगी, इस बाद में देख ले सकते हैं। हाँ देख सकते हैं आप, ये आपको रिकॉर्डेड में उपलब्ध रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख सकते हैं आप लोग, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैच क्रॉप का सबसे अच्छा उदाहरण है। मसूर, सरसों, तोरैया, मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा कैच क्रॉप का अच्छा उदाहरण है। अरहर में होता है हाइपोजियल, हाँ हाइपोजियल अरहर में होता है। सोयाबीन में पीजीएल होता है, उर्द में पीजीएल होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 को आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी कैच क्रॉप का सबसे अच्छा उदाहरण है। ए बी सी या फिर डी। मनोज प्रजापति हाय, हाय मत लिखिए, आंसर लिखिए, हाय मत लिखिए, आंसर लिखिए। 25 सी तोरैया, बिल्कुल सही। तोरैया हो गया, मूंग हो गया, कुकुरबिटेसी कुल के पौधे हो गए, कैसे होते हैं, कैच क्रॉप होते हैं, है ना। कैसे होते हैं, कैच क्रॉप होते हैं। अभी देखिए, हम हाय हम लोग हैं, कम हम लोग हैं, चलिए क्या लगे, 25 सी तोरैया यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, तोरैया ऑप्शन सी सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित फसलों में से नकदी फसल कौन सी है। गेहूं, मूंगफली, चाय, चावल। निम्न में से कौन सी नकदी फसल है।
नकदी फसलें क्या होती हैं? जिनको बेचने से हमें पैसा मिलता है या फिर कहें कैश मिलता है, वह कौन सी होती है? नकदी। और जिनको हम केवल बेचने के लिए ही उगाते हैं वही आपकी कॉमर्शियल क्रॉप होती हैं, वही आपकी नकदी क्रॉप होती हैं। टी, पोटैटो, जूट, बिल्कुल सही सर। थोड़ा फास्ट करवाएं। फास्ट मतलब क्या है? अरे थोड़ा सा फास्ट ही तो चल रहे हैं। मेरी खुद तबीयत सही नहीं है, मैं खुद फास्ट चल रहा हूँ, चलना चाहता हूँ कि ताकि जल्दी सेशन हो जाए, है ना। तो यहाँ पर सही आंसर आपका चाय हो जाएगा, ठीक। या फिर कहें आपका जो है टी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, वह फसल जो अपना जीवन चक्र एक वर्ष या एक मौसम में पूरा कर लेती है कहते हैं वार्षिक, द्विवार्षिक, बहुवार्षिक फसल, इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी हमने जैसे बताया था आपको कि वह फसलें जो अपना जीवन चक्र एक वर्ष में पूरा करती हैं, एक सीजन में या एक मौसम में पूरा करती हैं, वह कौन सी होती हैं? वार्षिक फसलें। और वह फसलें जो दो मौसम या दो सीजन या 2 साल में अपना पूरा या फिर कहें पूरा जो है 2 वर्ष में पूरा जीवन चक्र करते हैं, वो कौन सी? द्विवार्षिक होते हैं। बहुवार्षिक जो अपना जीवन चक्र 2 या 2 से अधिक दिनों में पूरा करते हैं, वो कौन से होते हैं? बहुवार्षिक होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, 28वां प्रश्न दिया हुआ है, खरीफ फसल बोई जाती है जनवरी फरवरी में, मार्च अप्रैल जून जुलाई या दिसंबर जनवरी। खरीफ फसल कब बोई जाती है? तो सभी को पता होगा ना, जून जुलाई में बोई जाती ना। खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? जून जुलाई में, है ना। आंसर जो है ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जायद की फसल है? गेहूं, खीरा, धान, मूंगफली। निम्न में से कौन सी जो है जायद ऋतु की फसल है? जल्दी से लिख दीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। देखिए आंसर आ गया है धान। धान नहीं होगा भैया, जायद ऋतु की फसल पूछी है। बी रामप्रीत प्रसाद जो है बी लिख रहे हैं, ए के सिंह बी लिख रहे हैं, राहुल सिंह 29 का सी लिख रहे हैं, बिल्कुल गलत। धान कभी आपकी जायद की फसल थी ही नहीं भाई। धान धान जो है खरीफ की फसल है। आपका जो खीरा होता है, खीरा ककड़ी खाते हो ना, गर्मियों में ज्यादा देखने को मिलता है। मैंने कहा ना, कुकुरबिटेसी कुल के पौधे ज्यादातर आपके जो है, सर इतना इजी क्वेश्चन नहीं आ रहे सकते। अरे देखो ऐसा नहीं है, सुनो सुनो सुनो। फसलों के वर्गीकरण से जैसे क्वेश्चन बने वैसे आपको यहाँ पर दिए, है ना। फसलों के वर्गीकरण से जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं वैसे आपको दे रहे हैं। और देखो ज़्यादा हार्ड भी नहीं बनने वाले हैं, तो ये आप टेंशन मत भी लीजिए, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है खीरा सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सोयाबीन में किस प्रकार का अंकुरण होता है? हाइपोजियल, इपीजियल, हाइपोइपीजियल या एपी हाइपोजियल? बताइए आंसर, ए बी सी या फिर डी। हाँ अभी तो इजी है, आगे आगे देखिए जैसे जैसे सेट बढ़ेंगे ना वैसे वैसे आपको थोड़ा सा हार्ड लेवल भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी आप लोग करते रहिए। सोयाबीन में किस प्रकार का अंकुरण होता है? सर नींद आ रही है, जल्दी करवाओ। क्यों भाई, इतनी जल्दी नींद आ जाती है आपको 9 बजे? स्टूडेंट हो, कम से कम 12 बजे तक पढ़ाई करो, है ना। एक आवर में केवल 30 क्वेश्चन ही हुए, तो मैंने समझाया भी तो है। जल्दी चाहिए, मैं तो अभी हल करा दूंगा। एपीजियल, बिल्कुल सही। आपका जो सोयाबीन में अंकुरण होता है वो कैसा होता है? एपीजियल प्रकार का होता है। कैसा होता है? एपीजियल प्रकार का। चलिए मैं फास्ट ही करा देता हूँ, है ना, फिर आपसे नहीं पूछूंगा आंसर, डायरेक्टली मैं ही करता जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, वह पौधे जो अपनी वानस्पतिक वृद्धि पूरी करने के बाद ही प्रजनन वृद्धि शुरू करते हैं कहलाते हैं दृढ़ पौधे, अनिश्चित पौधे, निश्चित पौधे या ए और सी दोनों? देखो, वह पौधे, सर खाना नहीं मिलेगा मैसेज में। खाना नहीं मिलेगा, मैंने खुद नहीं खाया अभी खाना, ठीक है। चलिए छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है।
तो देखिए वह पौधे जो अपनी वानस्पतिक वृद्धि पूरी करने के बाद ही प्रजनन वृद्धि शुरू करते हैं, तो वह कौन से होते हैं? आपके दृढ़ पौधे, है ना। दृढ़ पौधे हमने बताया डिटर्मिनेंट प्लांट, वह पौधे जो अपनी पहले तो अपनी वानस्पतिक वृद्धि मतलब पत्तियां बना लेंगे, तने बना लेंगे, उसके बाद उनमें फल लगेंगे, तो वो दृढ़ पौधे। और वह पौधे इनडिटर्मिनेंट प्लांट, अनिश्चित पौधे वह होते हैं, वह पौधे जो नॉर्मली सा एक है कि जिनमें वानस्पतिक वृद्धि भी साथ साथ चलती रहती है और फ्लावरिंग अवस्था भी साथ साथ चलती रहती है, वो कौन से होते हैं? आपके जो है अनिश्चित पौधे कहलाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है दृढ़ पौधे या डिटर्मिनेंट प्लांट। अगला क्वेश्चन, गन्ना एक है नकदी फसल, शुगर फसल, C4 पौधा, उपरोक्त सभी। तो देखो यहाँ पर जो आपका 32 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि गन्ना एक क्या है? आपकी नकदी फसल भी है, शुगर फसल भी है और C4 पौधा भी है। क्या है? C4 पौधा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, मक्का एक है अनाज फसल, पर परागित फसल, C4 पौधा, उपरोक्त सभी। जल्दी से आंसर कीजिए। मक्का एक है अनाज वाली फसल, देखो अनाज वाली फसल है, पर परागित फसल है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है ना। C4 पौधा है, ये भी सही है, उपरोक्त सभी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। मक्का एक क्या है? अनाज वाली फसल है, और साथ में साथ आपकी कैसे पर परागित फसल है, C4 पौधा है, उपरोक्त सभी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 34 दिया हुआ है 34, मूंगफली में लाल बालों वाली कैटरपिलर से बचने के लिए फंदा फसल के रूप में उगाई जाने वाली फसल है उड़द, मक्का, मूंग, लोबिया। बताइए आंसर क्या होगा? उड़द, मूंग, सॉरी उड़द, मक्का, मूंग, लोबिया कौन सी फंदा फसल या फिर कहें आपकी फंसाने वाली या ट्रैप क्रॉप है? किसको बचाने के लिए? आपकी मूंगफली को लाल बालों वाली सूढ़ी या फिर कहें रेड रेड हेयरी कैटरपिलर से बचाने के लिए किसको जो है हम ट्रैप क्रॉप के रूप में लगाते हैं? तो भैया वो है आपका लोबिया। क्या है? लोबिया। ठीक, लोबिया या फिर कहें काउपी को यूज करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मार्ग एवेन्यू फसल के रूप में उगाई जाने वाली फसल है चना, मटर, अरहर, मक्का। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है अरहर। अरहर को हम मार्ग के रूप में या फिर कहें इस खेत के किनारों पर लगाते हैं, इस वजह से इसे मार्ग या एवेन्यू क्रॉप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रक क्रॉप या ट्रक फसल का उदाहरण है? चना, आलू, भिंडी, इनमें से कोई नहीं। देखो ट्रक क्रॉप हमने बताया था जब फसलों का वर्गीकरण जो देखो ये आपको नॉर्मली आपके जो एप्लीकेशन पर जाओगे ना तो वो फ्रीली आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आपकी जो ट्रक क्रॉप होती है वह फसलें जिनको ताजा सप्लाई हमें मार्केट में करनी होती है ना, तो उन्हें जो है तुरंत से क्या होता है? पहुंचाना होता है मार्केट में, तो उन्हें क्या कहा है? ट्रक क्रॉप कहा जाता है। मतलब ये कि जैसे मान के चलो आपने टमाटर उगाया, उसको आप भंडारित तो कर नहीं सकते, यदि भंडारण कर रहे हो तो आपकी बेयर क्रॉप है, जैसे आलू है, प्याज है, ये कैसी है? बेयर क्रॉप है। यदि उनको तुरंत हमें मार्केट में सप्लाई करना है तो वो आपकी ट्रक क्रॉप कहलाएंगे। तो यहाँ पर ट्रक क्रॉप क्या हो जाएगी? भिंडी हो जाएगी, क्योंकि इसे ताजा सप्लाई हमें देनी पड़ती है मार्केट में, है ना। तो ट्रक क्रॉप यहाँ पर भिंडी या ओकरा या लेडी फिंगर यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल को, क्वेश्चन नंबर 37 दे कह रहा है, निम्न में से किस फसल को ऊर्जा फसल के रूप में उगाया जाता है? आलू, गन्ना, टेपियोका, उपरोक्त सभी। आंसर कीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। निम्न में से किस फसल को ऊर्जा फसल के रूप में उगाया जाता है? आलू, गन्ना, टेपियोका, उपरोक्त सभी। तो देखो भैया आपका आलू भी देखो ऊर्जा ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है, ऊर्जा के रूप में उगाया जाता है। गन्ना भी आपका ऊर्जा के लिए, टेपियोका भी आपको ऊर्जा देने के लिए, उपरोक्त सभी यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर जो है सभी फसलें आपकी क्या हैं? एनर्जी क्रॉप है या फिर कहे ऊर्जा देने वाली फसलें हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर 37 का डी होगा। सेजल जी बी नहीं होगा, सेजल जी बी आंसर कर रहे हैं, बी नहीं होगा, डी आंसर यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, कौन सा आंसर होगा? डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी फसल मृदा अपरदन को बढ़ावा देती है? सोयाबीन, उर्द, मूंग, मक्का। कौन सी फसल मृदा अपरदन को बढ़ावा देती है? इरोजन परमिटिंग क्रॉप है। बताइए आंसर, ए, बी, सी या फिर डी। देखो
सोयाबीन भी आपका जो है इरोजन को बचाती है, इरोजन से बचाती है। मूंग भी बचाती है, उर्द भी बचाती है। बचा क्या? मक्का। मक्का को इरोजन परमिटिंग या फिर कहें मृदा कटाव को बढ़ाने वाली फसल कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी मक्का सही आंसर हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सी फसल मृदा अपरदन को कम करती है? मक्का, ज्वार, बाजरा, लोबिया। कौन सी फसल मृदा अपरदन को कम करती है? तो भैया वो करती है आपकी लोबिया। कौन सी फसल मृदा अपरदन को कम करती है? लोबिया। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाता है, 39 का डी। मैं थोड़ी देर तक और सरवाइव कर पाऊंगा क्योंकि तबीयत सही नहीं है, इस वजह से, हाँ, इस वजह से थोड़ा सा जल्दी से करा दे रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल को साइलेज के रूप में प्रयोग किया जाता है? उड़द, मसूर, मूंग, लोबिया। किसको हम साइलेज के रूप में प्रयोग करते हैं? निम्न में से किस फसल को हम साइलेज के रूप में प्रयोग किया जाता है? बताइए आंसर। किस फसल को साइलेज के रूप में या साइलेज बनाने के लिए प्रयोग करते हैं? तो भैया वो है आपकी लोबिया। लोबिया को हम साइलेज या पशुओं को खिलाने के लिए काउपी का प्रयोग जो है करते हैं, या लोबिया का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? साइलेज के रूप में, काउपी का। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन सी व्यावसायिक फसल है? अरहर, कपास, मक्का, लोबिया। तो भैया हमें पता है कि कपास हमारी क्या है? व्यावसायिक फसल है, मतलब इसको हम घर पे कंज्यूम नहीं कर सकते, इसको हमें जो है बाजार में बेचना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई नहीं राहुल सिंघानिया जी, सर मैं दूसरे फोन से, कोई बात नहीं, है ना। तो आपकी जो कपास है यहाँ पर क्या है? व्यावसायिक फसल है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है, किन फसल को किस फसल को फसल चक्रीय निरंतरता को तोड़ने के लिए उगाया जाता है? अनाज वाली फसल, तिलहनी फसल, चारे वाली फसल, या दलहनी फसल। भैया जो फसलें फसल चक्र की निरंतरता को तोड़ने के लिए उगाई जाती हैं वह कहलाती हैं ब्रेक क्रॉप। और यहाँ पर एग्जाम्पल पूछा है कि किन फसलों को ब्रेक क्रॉप के रूप में उगाया जाता है? बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, इसका आंसर हो जाएगा दलहनी फसलें, है ना। दलहनी फसल को हम क्या करते हैं? ब्रेक क्रॉप के रूप में उगाते हैं। किसको? दलहनी फसलों को हम ब्रेक क्रॉप या फिर कहें फसल की निरंतरता को तोड़ने के लिए उगाया जाता है। किसे? आपका दलहनी फसलों को। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नगदी फसल है? तंबाकू, गन्ना, कपास, या उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सी नगदी फसल? देखो आपकी तंबाकू नगदी फसल है, ठीक है, गन्ना नगदी फसल है, कपास नगदी फसल है। यहाँ तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। 42 का 43 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। निम्न में से कौन सी नगदी फसल है? तंबाकू, गन्ना, कपास, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाता है, 43 का डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गहरी जड़ वाली फसल है? धान, आलू, मूंगफली, या अरहर। गहरी जड़ वाली फसल, देखो मूंगफली कैसी होती है? उथली जड़ वाली होती है। आपका जो धान होती है वो भी उथली जड़ वाली होती है। मूंगफली, सॉरी, आपका आलू क्या होता है? उथली जड़ वाली। बचा क्या? अरहर। अरहर कैसी है? गहरी जड़ वाली फसल है, या टैप रूट है। टैप रूट क्यों है भैया? अरहर के बारे में एक चीज कही जाती है कि जितना ये ऊपर बढ़ती है उतना ही इसकी जड़ नीचे जाती है, इस कारण से टैप रूट कहा जाता है। गहरी जड़ वाली फसल है कौन सी? आपकी अरहर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है, 45वां प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी फसल पुनर्स्थात्मक फसल है? मक्का, उर्द, गेहूं, धान। पुनर्स्थात्मक, हमने बताया था ना कि दलहनी फसलें कैसी होती हैं? पुनर्स्थात्मक होती हैं, है ना। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है उर्द। उर्द कैसी है? हमारी पुनर्स्थात्मक फसल है। पुनर्स्थात्मक फसल कौन सी है? आपकी उर्द है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अक्सर पर परागित फसल है? ऑप्टेन क्रॉस पॉलिनेटेड। अक्सर पर परागण का मतलब क्या है? ऑप्टेन क्रॉस पॉलिनेटेड। ऑप्टेन क्रॉस पॉलिनेटेड फसल कौन सी है? जौ, अरहर, मक्का, सोयाबीन। ऑप्टेन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप कौन सी है? ऑप्टेन अक्सर पर परागित फसल कौन सी है? जल्दी से आंसर कीजिए, ए, बी, सी, या फिर डी। ऑप्टेन क्रॉस पॉलिनेटेड, यहाँ पे भैया जो है ऑप्टेन क्रॉस पॉलिनेट कौन सी है? आपकी जो है अरहर। ठीक, अरहर जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, 46 का बी, अरहर। ठीक,
यहाँ पर बी क्या हो जाता है, आंसर सही हो जाता है। इसका जिसको पीडीएफ चाहिए हो वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का और वेबसाइट का, डायरेक्टली विजिट कीजिए, लॉगिन कीजिए, है ना, वहाँ पर आपको कुछ फ्री टेस्ट भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप जो है बढ़िया से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, विजन एग्री अकेडमी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल उथली रेतेदार में पाई जाती है, चना गेहूं, बताइए आंसर। 47 का आंसर क्या होगा, निम्न में से किस फसल में उथली बार रेशेदार जड़ पाई जाती है। देखो अरहर में तो टैप रूट पाई जाती है, या फिर गहरी जड़ पाई जाती है, चना में भी गहरी जड़ पाई जाती है, कपास में भी गहरी जड़ पाई जाती है, बचा क्या, गेहूं। गेहूं में कैसी होती हैं, उथली व रेशेदार जड़ें। जितने भी आपकी घास परिवार या फिर कहें घास कुल के पौधे हैं उनकी जड़ें कैसी होती हैं बच्चों, आपकी नॉर्मली रेशेदार होती हैं। कैसी होती हैं बच्चों, रेशेदार होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, 48वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी फसल कैम प्लांट है। पौधे का उदाहरण है गेहूं, अनन्नास, नाशपाती, बी व सी दोनों। निम्न में से कौन सी फसल कैम पौधे का उदाहरण है, गेहूं, अनन्नास, नाशपाती या बी और सी दोनों। तो आपका जो अनन्नास व नाशपाती है दोनों ही आपकी कैसी हैं, कैम प्लांट हैं, क्रैसुलेशन एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म, ठीक है। कैम प्लांट कौन से हैं, ए बी व सी दोनों हो, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाए, अनन्नास व नाशपाती, ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से कौन सी फसल अलैंगिक रूप से प्रवर्धित होती है। अलैंगिक का मतलब क्या है आपका, जो है हाँ रात में खुलता है। कैम प्लांट जो होते हैं उनमें जो स्टोमेटा होते हैं नाइट में खुलते हैं, रात में खुलते हैं। इसमें कैक्टस आ जाते हैं जो आपके नॉर्मली राजस्थान में उगाए जाते हैं ना। तो यहाँ पे बताइए निम्न में से कौन फसल अलैंगिक रूप से प्रयोग, अलैंगिक रूप से मतलब कि जिनका प्रयोग या फिर कहें जिनका गुणन बीज जिसको जो है वेजिटेटिव पार्ट या फिर कहें वानस्पतिक भाग का प्रयोग किया जा रहा है, वो कौन से होंगे अलैंगिक रूप से। तो भैया गन्ना, चना, गेहूं, धान। अब देखो गन्ना है, गन्ने को हम क्या करते हैं, सेट्स का प्रयोग करते हैं, कटिंग का प्रयोग करते हैं, ये अलैंगिक रूप से प्रवर्धित पौधा है। कौन सा आपका गन्ना, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 दिया हो, 50वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दिन उदासीन पौधा है, डे न्यूट्रल, गन्ना, मसूर, प्याज, मक्का। डे न्यूट्रल प्लांट कौन सा है, ए बी सी या फिर डी। जल्दी से आंसर लिखिए। निम्न में से कौन सा समूह सॉरी कौन सा दिन उदासीन पौधा है, तो भैया मक्का। मक्का जो है डे न्यूट्रल प्लांट है। मक्का कैसा है बच्चों, डे न्यूट्रल, ठीक। इस पर जो है दिन की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो मक्का है से डे न्यूट्रल का है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समूह रेशे वाली फसलों का है, सनई, चना, अलसी, मसूर, जई, पटसन, गेहूं, कपास, जूट, सनई, जूट, कपास। कौन सा समूह जो है आपका रेशे वाली फसलों का है, तो भैया यहाँ पर जो है सनई, जूट, कपास कैसे है, रेशे वाली फसलें हैं। कौन सी फसलें हैं बच्चों, रेशे वाली फसलें हैं। कौन सी, सनई, जूट, कपास। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल मिलेट फसल है, जूट, कपास, बाजरा, जो तो हमें पता है मिलेट या मोटे अनाज, तो मोटे अनाज कौन सी है, बाजरा है ना। बाजरा कैसी है, मोटे अनाज वाली फसल है। कैसी फसल है बच्चों, मोटे अनाज वाली फसल। तो आपका 52 का हो जाता है सी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 53 है, बरसीम एक है चारा फसल, दलहनी फसल, धान्य फसल, तिलहनी फसल। तो भैया चारा वाली फसल है। बरसीम कैसी है, एक तरह की चारे वाली फसल है। बरसीम कैसी फसल है बच्चों, चारे वाली फसल है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तिलहनी फसल है। निम्न में से कौन सी तिलहनी फसल है। तिलहनी फसल कौन सी है बच्चों, आपकी मूंगफली, कपास, मूंग, उड़द या मूंगफली। तो भैया मूंगफली कैसी है, तिलहनी फसल है या तेल वाली फसल है, जिनका प्रयोग हम तेल के लिए करेंगे वो तिलहनी फसल हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर 54 का सही आंसर हो जाता है डी, तिलहनी फसल, ठीक। अगला क्वेश्चन है, उपयोग के आधार पर जीरा एक है मसाला फसल, दलहनी फसल, धान्य फसल, तिलहनी फसल। जीरा एक प्रकार की कैसी फसल है, बताइए आंसर। उपयोग के आधार पर जीरा एक कैसी फसल है आपकी, मसाला फसल है। कैसी है, स्पाइस क्रॉप है या मसाला फसल है। जीरा एक कैसी फसल है बच्चों, जो है मसाले वाली फसल है। कैसी है, मसाले वाली फसल है, ठीक। मसाले वाली फसल है जीरा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रकाश काल बाद के आधार पर लहसुन एक है, लघु दिवस पौधा, दीर्घ दिवस पौधा, दिन उदासीन पौधा, इनमें से कोई नहीं।
लहसुन जो है कैसा पौधा है? डे न्यूट्रल है, आपका जो है ये कहें कि लघु दिवसीय है, या फिर कहें दिन उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो भैया जो आपका लहसुन होता है वो कैसा होता है? दीर्घ दिवसीय पौधा होता है, दीर्घ दिवस पौधा है। लहसुन कैसा है आपका? दीर्घ दिवसीय पौधा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 दिया हुआ है। 57वां प्रश्न है, वे पौधे जिनमें वानस्पतिक और प्रजनन अवस्था एक साथ चलती रहती है कहलाते हैं दृढ़ पौधे, निश्चित पौधे, अनिश्चित पौधे, इनमें से कोई नहीं। अभी अभी बताया था हमने कि वह पौधे जिनमें जो है प्रजनन अवस्था और साथ ही साथ बीज भी बनता है और वानस्पतिक वृद्धि भी साथों साथ चलती रहती है, तो वह कौन से होते हैं? आपके अनिश्चित पौधे होते हैं। कौन से पौधे होते हैं? अनिश्चित पौधे होते हैं। अनिश्चित पौधे जो है हमारी जो है वानस्पतिक वृद्धि व प्रजनन अवस्था दोनों साथ साथ चलती रहती हैं, वह कौन से होते हैं? अनिश्चित पौधे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अनिश्चित पौधे का उदाहरण है? चावल, सोयाबीन, टमाटर, बी एंड सी दोनों। अनिश्चित पौधे का एग्जाम्पल पूछा है, क्वेश्चन नंबर 58 है यहाँ पर। निम्न में से कौन सा एक अनिश्चित पौधा है? निम्न में से कौन सा एक अनिश्चित पौधे का उदाहरण है? चावल, सोयाबीन, टमाटर, बी एंड सी दोनों। बी एंड सी दोनों, बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? 57 बी। 57 बी नहीं, निश्चित नहीं होंगे भैया, अनिश्चित पौधे होंगे। हमने पढ़ाया था कि वह पौधे जो पहले क्या करते हैं? वानस्पतिक वृद्धि करते हैं, बाद में प्रजनन आती है, तो वह होते हैं दृढ़ पौधे, निश्चित पौधे, सॉरी दृढ़ पौधे। अनिश्चित पौधे कौन से होते हैं? वह पौधे जिनमें वानस्पतिक मतलब कि पहले सॉरी ये कहें कि वानस्पतिक वृद्धि और प्रजनन अवस्था दोनों साथ साथ चलते हैं, तो वह कौन से होंगे? अनिश्चित पौधे। जितने भी ये लाइव क्लास में जुड़ते हैं बच्चे, वो सारे के सारे विजन एग्री एकेडमी जो एप्लीकेशन है, या सभी बच्चे जो है विजन एग्री एकेडमी जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए, साइन अप कर लीजिए। उसमें आपको कुछ फ्री स्टडी मटेरियल भी मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप लोग सभी को क्या करना है? नीचे जाना है, विजन एग्री एकेडमी का लिंक दिया हुआ है, उसको जो है डाउनलोड करना है ना, ऐप को डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है सभी को। ठीक, तो यहाँ पर बात करें सही आंसर की, तो बी एंड सी, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाता है, क्योंकि सोयाबीन और टमाटर जो है एक तरह के क्या है? अनिश्चित पौधे हैं। कैसे अनिश्चित पौधे हैं बच्चों? ये इनमें जो है क्या होता है? आपकी वानस्पतिक वृद्धि और आपका जो वेजिटेटिव या फिर प्रजनन अवस्था दोनों ही साथ साथ चलती रहती है ना, तो ये कैसा होता है? आपका अनिश्चित पौधा होता है, टमाटर व सोयाबीन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल एक बीज पत्री है, या फिर कहें आपकी मोनोकॉट है? सूरजमुखी, मूंगफली, सोयाबीन, ज्वार। कौन सी आपकी एक बीज पत्री है? 59 डी, बिल्कुल सही। आपकी जो ज्वार है, सोरगम है, या फिर जितने भी घास कुल के पौधे होते हैं वो एक बीज पत्रीय होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? एक बीज पत्रीय। और जो जिनके भाग दो पार्ट में डिवाइड होते हैं वह क्या होता है? द्विबीजपत्री। तो सूरजमुखी, मूंगफली और सोयाबीन कैसे हैं? द्विबीजपत्रीय हैं। ज्वार कैसा है? एक बीज पत्रीय है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 60 दिया हुआ है। 60वां प्रश्न है, कपास में किस प्रकार का अंकुरण होता है? हाइपोजियल, एपिजियल, हाइपोपिजियल, एपी हाइपोजियल। कपास में किस प्रकार का अंकुरण होता है? कपास में किस प्रकार का अंकुरण होता है? बताइए आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी। बात करें बच्चों यहाँ सही आंसर की, तो यहाँ पर आपका इपीजियल जर्मिनेशन सही हो जाता है। कपास में किस प्रकार का अंकुरण होता है बच्चों? इपीजियल अंकुरण होता है। कैसा अंकुरण होता है बच्चों? इपीजियल अंकुरण होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल लैंगिक रूप से प्रवर्धित होती है? लैंगिक रूप से, आलू, गन्ना, अदरक, चना। लैंगिक से मतलब है बीज से। सोयाबीन इपीजियल होता है, हाँ। सोयाबीन क्या होता है? इपीजियल होता है। तो भैया यहाँ पर लैंगिक रूप से कौन प्रयोग किया? चना, क्योंकि जिसका प्रयोग या फिर कहें या फिर कहें वृद्धि क्या किससे करेंगे हम? नॉर्मली बीज से करेंगे, तो वो कौन सा होगा? आपका लैंगिक प्रजनन। तो बीज से किसका? चना को होगा। आलू में हम उसके कंदों का प्रयोग करते हैं, गन्ने में हम जो इसके कटिंग का प्रयोग करते हैं, अदरक में आपका नॉर्मली उसके जो कंद होते हैं, राइजोम होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के आधार पर निम्न में से कौन सी फसल C3 पौधा है? गन्ना, मक्का, सोयाबीन या ज्वार। कौन सा जो है C3 पौधा है? यहाँ पर पूछा है 61 डी। ज्वार C3 पौधा है, सोयाबीन नहीं है।
सोयाबीन नहीं है आंसर। यहाँ पर जो है आपका जो C3 पौधा वो क्या है, ज्वार है। सही आंसर कर रहे हो डी। 62 का क्या होता है, डी। आपका ज्वार जो है एक कैसा है पौधा, C3 है। बाकी आपके गन्ना मक्का सोयाबीन कैसे हैं, C4 पौधे हैं। कैसे हैं, C4 पौधे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है। 63वां प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, निम्न में से कौन सी फसल वर्षा आधारित है, गन्ना, चावल, केला, बाजरा। वर्षा आधारित से मतलब क्या है कि वह फसल जिसको वर्षा पर आधारित उगाया जाता है, मतलब कि अगर ये बारिश होगी तो उगेगी, अगर ये बारिश नहीं हुई तो नहीं उगाया जाएगा। तो भैया वो है आपकी बाजरा, जिसको जो है कम पानी चाहिए होता है। कम पानी चाहने वाली कैसे होती है, वर्षा आधारित। जिनको अधिक पानी चाहिए वो कैसी होती है, सिंचित होती है ना। तो जैसे गन्ना हो गया, गन्ना को क्या अधिक पानी देना पड़ता है, चावल को क्या अधिक पानी देना पड़ता है, केले को क्या देना पड़ता है, अधिक पानी देना पड़ता है ना। तो यहाँ पर तीनों तो ये सिंचित है, इरिगेटेड है। लेकिन आपका जो बाजरा हो जाता है वो कैसा है आपका बच्चों, एक तरह से वर्षा आधारित है। कैसा है बच्चों, वर्षा आधारित। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल में मूसला जड़ पाई जाती है। मूसला मतलब टैप रूट। टैप रूट किस में पाई जाती है, गेहूं, आलू, धान, चना। गेहूं, आलू, धान, चना किसमें टैप रूट होती है, तो सभी को पता है। चने, चना आसानी से उखड़ता है, नहीं उखड़ता है ना। तो चने में टैप रूट या मूसला जड़ पाई जाती है। किसके अंदर मूसला जड़ पाई जाती है बच्चों, चने के अंदर। ठीक, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, बे फसलें जिनकी कृषि क्रियाएं खेत को साफ रखती हैं कहलाती है नर्स फसल, सफाई फसल, आच्छादित फसल या मार्ग फसल। तो भैया हमने बताया था वर्गीकरण की क्लास में कि वह फसलें जो खेत को क्लीन रखती हैं वो सफाई वाली फसलें कहलाती हैं, क्लीनिंग क्रॉप कहलाते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कृषि के 65 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। आगे है आपके कंप्यूटर के जो है 15 क्वेश्चन, फिर आपके यूपी जीके के 20 क्वेश्चन। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर है, C++, विंडोज 7, CD रोम, इनमें से कोई नहीं। तो भैया CD रोम क्या है आपका, एक तरह का हार्डवेयर है। क्या है, हार्डवेयर है। CD रोम क्या है बच्चों, हार्डवेयर है। बाकी जो है विंडोज 7 आपका जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका C++ एक लैंग्वेज है। ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर, माउस, जावा। देखो यहाँ पर प्रोसेसर चिप हार्डवेयर है, छू सकते हैं। प्रिंटर क्या है, छू सकते हैं, हार्डवेयर है। माउस क्या है, हार्डवेयर है। बच्चा क्या, जावा। जावा एक लैंग्वेज है जो क्या है, सॉफ्टवेयर है। क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक। अगला क्वेश्चन, एकीकृत परिपथ सामान्यतः जाना जाता है चिप, प्रतिरोधक, ट्रांजिस्टर या प्लेट, किसके रूप में जाना जाता है। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट को किस रूप में जाना जाता है, तो भैया चिप के रूप में। किसके रूप में जाना जाता है, चिप के रूप में जाना जाता है। आईसी को किसके रूप में जाना जाता है बच्चों, चिप के रूप में। तो 68 का ए सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जुड़ती हैं उसे कहते हैं पोर्ट, रिंग, बस या जिप। जहां पर हम नॉर्मली क्या कहें कि अपने यूएसबी लगाते हैं या फिर कहें पेन ड्राइव लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे भैया पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पोर्ट कहते हैं। ठीक। क्या कहलाता है, पोर्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 दिया हुआ है, हार्डवेयर में होती है वास्तविक, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है, क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक, वास्तविक। और आंसर की देखिए यहाँ पर जो है आपके जो है ऑप्शन दिए हुए हैं, कंट्रोल यूनिट, दोनों मुख्य मेमोरी और कंट्रोल यूनिट मुख्य मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो भैया कंप्यूटर में होती है दोनों, मुख्य मेमोरी और कंट्रोल यूनिट दोनों होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनमें से कोई नहीं। देखो, जिनको छुआ जाए वो कौन से होंगे, हार्डवेयर। जिसको छुआ नहीं जा सकता वो कौन होंगे, सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर हार्डवेयर सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, 72वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा हार्डवेयर भाग नहीं है, मॉनिटर, सेमीकंडक्टर मेमोरी, लैन, कीबोर्ड। कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है, हार्डवेयर का भाग नहीं है। तो भैया सेमीकंडक्टर मेमोरी हार्डवेयर नहीं है। सेमीकंडक्टर मेमोरी क्या नहीं है, हार्डवेयर नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक। आगे चलते अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, एक्सेल, प्रिंटर ड्राइव, ड्राइवर, कंट्रोल यूनिट, पावर पॉइंट। तो भैया कंट्रोल यूनिट, सीयू जो होता है वो क्या है आपका, हार्डवेयर है। बाकी प्रिंटर ड्राइवर जो है एक तरह का सॉफ्टवेयर है, एक्सेल भी एक सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट भी एक सॉफ्टवेयर है। ठीक।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, एक्सेल। तो भैया यहाँ पर एक्सेल जो है हार्डवेयर नहीं है, बाकी क्या है? हार्डवेयर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता है कहलाता है? कोड्स, इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। आपका जो है निम्नलिखित प्रोग्राम जिसके दो कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से काम करता है तो उसे क्या कहते हैं हम? उसे भैया सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं होगा ना, विंडोज नहीं होंगी, लैंग्वेज नहीं होंगी, सॉफ्टवेयर नहीं हो, तो आपका जो है एक डब्बा ही रह जाएगा, कंप्यूटर कोई काम का नहीं रहेगा, है ना। तो यहाँ पर सही आंसर सॉफ्टवेयर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर पर कार्य प्रयुक्त प्रोग्राम को कहते हैं की वेयर। तो भैया उसे भी हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाता है, सॉफ्टवेयर। ठीक, अब हिम्मत नहीं बची है हम में। ठीक है, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराए दे रहे हैं। थोड़ा सा देखो तबीयत खराब है, टाइफाई है, फिर भी हमने देखो आप लोगों को ये कहें गैप नहीं हो रहा। कल तो हो गया था लेकिन अब गैप नहीं होगा। खड़े नहीं हो पा रहे फिर भी आपकी क्लास ले रहे हैं आज। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को में बदलना है। प्रोग्राम, इनपुट, सूचना, ऑब्जेक्ट, किस में बदलना है? किसका सॉफ्टवेयर का काम बताइए? सूचना में बदलना। सॉफ्टवेयर का काम क्या है? सूचना, डाटा को सूचना में बदलना। ठीक, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में बदलना है, डाटा को सूचना में बदलना है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर का सर्किट, ह्यूमन ब्रेन। तो कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम है। क्या है बच्चों? कंप्यूटर प्रोग्राम है। क्या है बच्चों? कंप्यूटर प्रोग्राम है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मोजिला फायरफॉक्स, एंड्रॉयड। कौन सा जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो भैया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यहाँ पर कौन सा नहीं है आपका? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ऑप्शन बी। बोलते नहीं बन रहा आप तो। चलिए लेकिन आपको 100 क्वेश्चन करवा के जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीमॉन्स, प्रोसेस, प्रोसेस ब्लॉक, या प्रोसेस कंट्रोल यूनिट ब्लॉक। तो यहाँ पर बच्चों सही आंसर हो जाता है डीमॉन्स कहा जाता है। ठीक है, निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डीमॉन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीमॉन्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, आप लोग जो है थोड़ा सा हम आंसर बताते जा रहे हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं यूपी जीके के, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के। थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है लेकिन मैं आपको पूरा सेट करा के जाऊंगा आज। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है अवध से, बुंदेलखंड से, ब्रजभूमि से, रोहिलखंड से। चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो भैया ब्रजभूमि से है। कहाँ से बच्चों? ब्रजभूमि से है, ब्रजभूमि से। चरकुला नृत्य संबंधित कहाँ से है? ब्रजभूमि से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित है बनारस घराने से, आगरा घराने से, किराना घराने से, लखनऊ घराने से। तो भैया ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित कहाँ से? बनारस घराने से है। कहाँ से बच्चों? बनारस घराने से है। कहाँ से है बच्चों? बनारस घराने से है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है, धुरिया लोक नृत्य है अवध का, बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का, या रोहिलखंड का? तो भैया धुरिया जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। कहाँ का है बच्चों? बुंदेलखंड का। धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है आपका? जो है बुंदेलखंड का है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, 84वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? आल्हा, बुंदेलखंड, बिरहा, पूर्वांचल, चैती, रुहेलखंड, कजरी, अवध। कौन सा सम्मिलित नहीं है ये पूछा गया है। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो भैया यहाँ पर सम्मिलित नहीं है आपका चैती रुहेलखंड। ठीक, आल्हा बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। ठीक है, बिरहा पूर्वांचल से संबंध है, कजरी आपका जो है अवध से संबंध है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? क्या और सर कब तक चलेगी आप लाइव क्लास? जो है 10 बजे तक चलेगी, है ना। 10 बजे तक चलेगी एक लाइव क्लास।
निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? ऑप्शन आपके ये रहे, लोक नृत्य नहीं है। दादरा, चरकुला, कर्मा, मुरिया। तो उत्तर प्रदेश का जो मुरिया है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। कौन सा नहीं है भैया? मुरिया। मुरिया यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाता है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नृत्य नहीं है। थोड़ा सा देखो दिक्कत ये हो गई है कि टाइफाई की वजह से मतलब आप समझ सकते हैं कंडीशन क्या होती है। तो इस वजह से थोड़ा सा सरवाइव, मतलब कि आपकी जो है 1.5 घंटे क्लास कंटिन्यू कर ली। क्या था कि बच्चों का विश्वास टूट जाता है कंटिन्यू क्लास ना हो तो, है ना। तो इस वजह से मुझे आना पड़ा, वरना तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो लेकिन हाँ, कोई वो बात नहीं है। ठीक है, आप लोगों की डेली क्लास देंगे, गैप नहीं होने चाहिए आप लोगों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? ढोला मारू, रसिया, बिरहा, कजरी। तो भैया ढोला मारू उत्तर प्रदेश का एक क्या नहीं है? लोकगीत नहीं है। क्या नहीं है? लोकगीत नहीं है। कौन सा आपका? ढोला मारू। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कर्मा, महोबा, धुरिया, बुंदेलखंड, धीवर, कहार, नटवरी, पूर्वांचल। तो भैया यहाँ पर सुमेलित कौन सा नहीं है? कर्मा, महोबा। कर्मा, महोबा क्या है? सुमेलित नहीं है। धन्यवाद मोंटी जयंत जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 दिया हुआ है, हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है रंगमंच से, शास्त्रीय गायन से, लोक नृत्य से या कबड्डी से? हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध किससे है? तो भैया रंगमंच से है। किससे है? रंगमंच से। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है, रंगमंच। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सम्मिलित नहीं है? कजरी, बनारस, वाराणसी, बिरहा, कानपुर, होली, ब्रज, नौटंकी, हाथरस। तो भैया बिरहा कानपुर से नहीं है, बिरहा कानपुर से नहीं है। ये आपका मथुरा वृंदावन से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है, 90वां प्रश्न है, निम्न में से उन्हें चिन्हित कीजिए जिसका कथक नृत्य से संबंध नहीं है? बिंदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, ध्रुव तारा जोशी। किसका संबंध जो है कथक जो आपका जो नृत्य है उससे संबंध नहीं है? तो भैया ध्रुव तारा जोशी का संबंध कथक नृत्य से नहीं है। किसका नहीं है? ध्रुव तारा जोशी का। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है? ख्याल और बाज, लखनऊ बनारसी राज, रामपुर दरबार और आगरा घराना। तो भैया नृत्य संस्कृति मतलब कि नृत्य से संबंधित कौन सा घराना नहीं है? तो ख्याल और बाज, ये जो है नृत्य से संबंधित नहीं है, एक गायन शैली है, नृत्य शैली नहीं है। एक ऐसी है आपकी गायन शैली है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 है, 92वां प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्य में कौन सा कार्य समिति नहीं है? उसका संरक्षण तथा प्रदर्शन, उसका अभिलेखीकरण, उसका प्रकाशन, उसकी बिक्री। तो उसका बिक्री करना जो है शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? पूर्वी क्षेत्र से, मध्य क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से या बुंदेलखंड क्षेत्र से? तो भैया राहुला का जो संबंध है, राहुला का संबंध जो है किससे है? बुंदेलखंड क्षेत्र से है। राहुला का संबंध किससे? आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से है। राहुला का संबंध किससे? बुंदेलखंड क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 है, 94वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? छोलिया, नटवरी, चरकुला, जोगनी। ब्रज भाषा जो ब्रज है, ब्रज मंडल है, उसका संबंध किस लोक नृत्य से है? तो भैया चरकुला से है। किससे संबंधित है बच्चों? चरकुला से। अगला क्वेश्चन, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वह था? भारतेंदु नाट्य अकादमी, ललित कला अकादमी, भारत खंडी हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय या संगीत नाट्य अकादमी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है आपका ललित कला अकादमी। ललित कला अकादमी जो है प्रथम संगीत महाविद्यालय था। कौन सा? ललित कला अकादमी। बार बार मत कहो। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, 96वां प्रश्न है, बिरहा लोक संगीत विशिष्टता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, पूर्वी उत्तर प्रदेश की, बुंदेलखंड की, मध्य उत्तर प्रदेश की? तो भैया बिरहा जो लोक संगीत है वो कहाँ का? पूर्वी उत्तर प्रदेश, मथुरा, आगरा क्षेत्र या फिर कहें बरसाना क्षेत्र से है।
ठीक। तो ये आपका जो है ये कह सकते हैं कि मथुरा क्षेत्र से कौन सा है आपका, पूर्वी उत्तर प्रदेश से है बिरहा लोक संगीत। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है, तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है बच्चों, आपका धमार, बिरहा, टप्पा या कव्वाली। तो भैया उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है आपका, बिरहा है। कौन सा है बच्चों, बिरहा जो है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। अगला क्वेश्चन, कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है उसमें समाविष्ट जिला है खीरी, महुआ, मथुरा, सोनभद्र। तो आपका जो कर्मा है वो कहाँ का है आपका, सोनभद्र का है। कहाँ का है बच्चों, सोनभद्र का। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान जैसे कानपुर में, आगरा, वाराणसी या लखनऊ। तो लखनऊ के अंदर है आपका राष्ट्रीय कथक संस्थान, कहाँ पर है, लखनऊ के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन स्थित है, आगरा में, इलाहाबाद में, वाराणसी में, मथुरा में। तो भैया भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है आपका बच्चों, वाराणसी के अंदर है। कहाँ पर है बच्चों, वाराणसी के अंदर है। ठीक, इसी के साथ आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। ठीक, 100 प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। थोड़ा सा तबीयत खराब होने की वजह से हमने जो है ज़्यादा नहीं कराया है आपका सेशन, मतलब कि लंबा नहीं खींचा है आज, जो है जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक, थोड़ा सा हम स्वास्थ्य में कोशिश कर रहे हैं कि सुधार हो। ठीक, और बाकी आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए, और सभी लोग जो है डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, अगर लिंक से तो डायरेक्टली गूगल पे सर्च कर लेना विजन एग्री एकेडमी, तो कहीं से भी हम मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐप डाउनलोड करनी है आपको, वेबसाइट पर आना है, रजिस्टर करना है, वहाँ पर आपको कुछ फ्री टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको अगर ये अच्छा लगे तो सेशन को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद दोस्तों।